चुप कराने लगी। मैंने कहा, ये बच्चा अपनी बनास्पति माँ के पास चुप नहीं रहेगा। ख्वामखा एक मुसीबत में इजाफा ना करो। मुसीबत मेरी गोद में है, तुम्हारे पास तो नहीं। बाप होकर ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? वाह, जबरदस्ती बाप बना रही हो। जबरदस्ती नहीं, जरा इसकी सूरत तो देखो, तुमसे कितनी मुशाबत है। नाक मेरी तरह है, आंखें तुम्हारी तरह। बड़ा होकर तुम्हारी तरह दूसरों के दिमागों में झांकेगा। अच्छा बाबा, इसे चुप तो कराओ। वो उसे बाजुओं के पाले में लेकर फिर इधर से उधर टहलने लगी। हु हा हा की आवाजें मुंह से निकालकर उसे समझाने लगी। मैंने कहा, बच्चे की अम्मा जान, ये भूखा है, इसे दूध पिलाओ। वो सटपटा कर बोली, ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? मैं दूध कहाँ से पिलाऊंगी? ऐसे वक्त शहद चटाया जाता है। हाँ, ये शहद तो है, जरा इसे पकड़ो, मैं लेकर आती हूँ। उसने बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाया। मैं हिचकिचाने लगा तो वो बोली, मशीन गन उठा लेते हो। उसके नाराज होने की ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टेन गन रखकर बच्चे को दोनों हाथों में ले लिया। वो दूसरे कमरे में जाती हुई बोली, मैं अभी आती हूँ, इसे जमीन पर ना डालना, ठंड लग जाएगी। उफ, ये तो पूरी अम्मा जान बन गई थी, मगर मुझे बाबा जान बनते डर लग रहा था। सोनिया जैसी जाने हयात को नाराज भी नहीं कर सकता था। उसे बच्चे के साथ खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो, दिल बहलाने के लिए उसे एक खिलौना मिल गया। मगर अचानक ही वो खिलौना पेशाब करने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे अरे जल्दी आओ, ये मेरे कपड़े खराब कर रहा है। सोनिया जल्दी से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में शहद की एक छोटी सी शीशी थी। वो मेरे भीगे हुए लिबास को देखकर हंसते हुए बोली, अब तो तुम पूरे अब्बा जान लग रहे हो। देखो तो मेरा बेटा कितना शरीर है, अपने डैडी के कपड़े खराब कर देता है। वो उसे लेकर दूसरे कपड़े में लपेटने लगी। बच्चा बदस्तूर रो रहा था। उसने एक उंगली में जरा सा शहद लेकर उसे चटाया तो वह जरा देर के लिए खामोश हो गया। जब जुबान से शहद की मिठास खत्म हुई तो फिर रोने लगा। मैंने कहा, यह सिर्फ भूखा नहीं है, ममता की हरारत भी चाहता है। बच्चों को सीने से लगकर दूध भी मिलता है और माँ के जिस्म की हरारत भी मिलती है। ये बच्चा कुदरती तौर पर बैक वक्त दोनों चीजों का मुतालबा कर रहा है। उसने मुझसे छुपकर बच्चे को सीने के पास छुपा लिया। मुझे इसकी पुस्त नजर आ रही थी, मगर इसकी हरकतें भी समझ में आ रही थी। वो एक उंगली में शहद लेकर कहीं लगाती थी, फिर बच्चे का मुंह वहां लगा देती थी। वो ममता के जुनून में भूल गई थी कि इसके छुपने के बावजूद सोच के जरिए इसकी हरकतों को समझ रहा हूँ, इसके एहसासात और इसके पाकीज़ा जज्बात को समझ रहा हूँ। मेरी नौजवान महबूबा के सीने से इस नौजायदा बच्चे के होंठों का एक मुकद्दस रिश्ता था। जब वो शहद को चूसने लगता तो उसके दिल में और दिमाग में नूर का हाला फैल जाता, जो मुकद्दस मरियम के तरफ नजर आता था, क्योंकि बीबी मरियम की गोद में भी कुछ इसी तरह एक बच्चे ने ममता की जोत जगाई थी। एक बच्चे को अपनी नौजवान महबूबा के सीने से लगे देखकर मुझे याद आया कि हर इंसान अपनी इब्तिदा में इसी मंजिल से गुजरता है। जो किसी की महबूबा होती है वो हमारी माँ होती है। जो हमारी महबूबा होती है वो किसी की माँ होती है। अच्छी होती है या बुरी होती है, मगर अपने तकद्दुस और अपनी अजमत का सिक्का जमा देती है। इसलिए मैं सोनिया के ममता भरे जज्बात मेरी समझ में आए। बस सोनिया की पुस्त के पास आकर दुजानो हो गया। फिर उसे बच्चे समेत अपने बाजुओं में लेकर बोला, सोनिया, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। आज से ये बच्चा हम दोनों का है। आज से हम इस बच्चे के लिए जिंदा रहेंगे। सोनिया खुशी से निहाल होगी, बड़ी मोहब्बत से अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरने लगी। मैंने कहा, तुम यहाँ बच्चे को संभालो, मैं बाहर जाकर 2-4 मुकामी बशिंदों को बुलाकर लाता हूँ। वो अपनी रसूमात के मुताबिक इस औरत को दफन करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं सोनिया, अब तुम वो औरत नहीं रही जो बेखौफो खतर मेरे शाना बशाना दुश्मनों का मुकाबला करती थी। फरहाद, ऐसी बातें करके मेरा दिल न तोड़ो। जब औरत शोहर और बेटे की मोहब्बत में तकसीम होती है तो बेक वक्त दोनों मुहाजों पर खड़ी होकर जंग करती है। अगर मैं दुश्मनों के खौफ से 4 दीवारी में रहूंगी तो मेरा बच्चा बुज़दिल बन जाएगा। नहीं फरहाद, ये दूसरा फरहाद बनेगा, और आज ही से बनेगा। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटने के बाद इसके मुंह को जरा सा खुला रखा। फिर अपने इशारे से स्टेन गन लटका कर बोली, चलो हम बाहर जाकर अपने बच्चे को गोले बारूद की लोरियां सुनाएंगे। मैं अपनी स्टेन गन उठाकर इसके साथ बाहर आ गया। बच्चे को साथ ले जाने से इसलिए मना नहीं किया कि अब हमेशा का साथ है, और सोनिया की ये बात दुरुस्त थी कि हम अपने बच्चे को अपने साथ हर मैदान अमल से गुजारेंगे। जब ये आग और खून के दरिया से गुजर कर जवान होगा तो इसमें ऐसी हैरत अंगेज सलाहियतें पैदा हो जाएंगी, ऐसा कुंदन बनेगा कि इंसानी अज़्म हिम्मत की तारीख में इंशाल्लाह इसका नाम सरे फरिश्त आएगा। हम कॉटेज को बंद करके अंदाजे के मुताबिक बस्ती की तरफ जाने लगे। रास्ते में सोनिया ने कहा, हमारे बच्चे का कोई बहुत ही खूबसूरत सा नाम होना चाहिए। हर इंसान को अपना ही नाम खूबसूरत और प्यारा लगता है। हर इंसान को ना कहो, यूं कहो कि हर मर्द को अपना नाम प्यारा लगता है, वरना औरत तो अपने नाम से ज्यादा अपने मर्द का नाम चटखारे से लेती है। बस फरहाद जैसा नाम होना चाहिए।
तो फिर इसका नाम फरहाद रख लो। मैं अपना नाम पप्पू रख लूंगा। वह हंसती हुई बोली, मजाक ना करो। मैं तुम्हारी आधी मोहब्बत बच्चे को तो दे सकती हूँ मगर नाम नहीं दे सकती, इसलिए कि ये नाम मेरे जज्बात के आंगन में महकता है। फरहाद के साथ कुछ और जज्बात हैं और उस बच्चे के साथ कुछ और। अच्छा, अगर इसका नाम फरहाद रखा जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, ये नाम तुम्हारे नाम से कुछ करीब है मगर नहीं फरहाद, कोई और आसान सा नाम बताओ। तो फिर इससे फरमान कहो। फरमान? हाँ, फरमान कहते वक्त अच्छा लगता है। ये नाम बड़ी आसानी से अदा हो जाता है। मगर ये भी बच्चा है ना, मैं इसे नोमी कहकर पुकारा करूंगी। आखिर माँ होना, अपनी पसंद की छाप जरूर लगाओगी। वैसे इस प्यारे से बच्चे के लिए नोमी प्यारा नाम है। हम बातें करते हुए एक अंदाजे के मुताबिक आगे बढ़ते चले जा रहे थे। इत्तेफाक से हम इसी इमारत के सामने पहुंच गए जहां पहली बार हमें कैद किया गया था और छत से लटकाया गया था। वह इमारत वीरान नजर आ रही थी। इसके इतराफ कोई पहरेदार नहीं था। सोनिया ने कहा, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अगर वहां कोई अंग्रेज होगा तो हम उसे काबू में करके उसकी रहनुमाई में साहिल तक जाएंगे और इसके जरिए एक मोटर बोट हासिल करेंगे। ठीक है, तुम यहाँ दीवार के साए में खड़ी रहो। कोई अंदर आना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करना। मैं अंदर वालों से निपट लूंगा। मैं उसे छोड़कर इमारत में दाखिल हो गया। तमाम दरवाजे खुले हुए थे और तमाम कमरे खाली नजर आ रहे थे। अब ये बात समझ में आ रही थी कि तमाम लोग साहिल की तरफ गए होंगे, क्योंकि आध घंटा पहले इस तरफ से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। जोजो ने भी यही बताया था कि वो लोग अपनी मोटर बोटों की हिफाजत कर रहे हैं। बाज औकात किसी का नाम लो तो शैतान की तरह सामने चला आता है। जोजो एक कमरे में बैठा शराब पी रहा था और मेरी आहट सुनते ही इसने पास रखी हुई राइफल उठा ली। मैंने उसे स्टेन गन की इज्जत पर रखते हुए कहा, बेटे राइफल रख दो, वरना अपनी आखिरी सांसें गिनने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। उसने राइफल को फर्श पर फेंकते हुए कहा, फरहाद, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम मुझे वहां बेहोशी की हालत में छोड़कर चले आए थे। होश में आने के बाद मुझे तस्लीम करना पड़ा कि तुम एक अजीम इंसान हो। तुम चाहते तो मुझे मेरे ही चाकू से हलाक कर सकते थे, मगर तुमने वो चाकू भी मेरे पास मेरी हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे सामने एहसान मंदी से झुक रहा हूँ। वो मेरे सामने झुकने लगा तो मैंने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। नहीं जोजो, मैं इंसान हूँ। झुकना है तो खुदा के सामने झुको। तुम ये बताओ, ऐसे वक्त जबकि ये अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम इनके अड्डे पर बैठकर शराब क्यों पी रहे हो? इसलिए कि आप जिंदा रहने की उम्मीद बाकी नहीं रही है। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मैं सुबह तक पकड़ा जाऊंगा। ये सोचकर यहाँ आ गया था कि वो लोग या तो मुझे माफ कर देंगे या गोली मार देंगे, मगर यहाँ वो लोग नहीं मिले। ये राइफल और शराब की बोतल मिल गई। तुम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हो। खुदा इसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तुम मेरे साथ रहकर जवां मर्दी का सबूत दो। तुम जिंदगी के लिए लड़ो। अगर मरने का वक्त आए तो हंस खेलकर मौत को गले लगाओ। तुम्हारे जैसा हौसला देने वाले साथी मिल गया है, अब मैं यही करूंगा। क्या यहाँ से बच निकलने की उम्मीद है? हाँ, उम्मीद ना हो तो कोई इंसान जिंदा ना रहे। तुम यहाँ से निकलने से पहले ये बताओ कि वो तुम्हारा बॉस डॉक्टर शैतान यहाँ किस कमरे में आराम करता था? तुम्हारे सामने मेरी आंखों से एंटीडॉक लेंस निकाला गया था। मेरा ख्याल है कि ऐसी चीजें इसी कमरे में रखी जाती थी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, यही वो कमरा है। इस अलमारी में शायद तुम्हें अपने मतलब की चीजें मिल जाएं। मैंने आगे बढ़कर अलमारी को खोलने की कोशिश की। वो मुकफिल थे। हम दोनों इसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वो लकड़ी का दरवाजा था। राइफल के कंधे की जरबे खाते खाते एक तरफ से टूट गया। मैंने उसे खोलकर देखा। इसमें बहुत से कागजात थे। जापानी करेंसी और अमेरिकी डॉलर थे। कुछ जदीद तर्ज की राइफलें और कैमरे वगैरह थे। वहीं सोनिया के आहनी पंजे रखे हुए थे। मैंने इन्हें जेब में रख लिया। एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसे लोड कर लिया। जोजो भी एक खूबसूरत सा रिवॉल्वर लोड करके अपने पास जोजो ने भी एक खूबसूरत सा रिवॉल्वर लोड करके अपने पास रख लिया। अब मैं जोजो की तरफ से मुतमईन था, क्योंकि इसकी सोच मेरे खिलाफ नहीं थी। चूंकि वो अंदर से मुखालिफ नहीं था, खतरनाक नहीं था, इसलिए ऊपर से बेजरर था। हम और आप किसी दूसरे के अंदर छुपी हुई कमीनगी को नहीं पहचान सकते। हमारी इस दुनिया में ऐसे लोग कदम कदम पर मिलते हैं जो ऊपर से इंसान और अंदर से शैतान होते हैं। ऐसे महज़ब इंसान होते हैं कि आप इनकी ज़ाहिरी मोहब्बत और हमदर्दी से और इनकी ईमानदाराना बातों से मुतासिर होकर कभी ये नहीं सोच सकते कि वो अंदर से मतलब परस्त, खुदगर्ज और बेईमान भी हो सकते हैं। मैंने जोजो से कहा, तुम यहाँ के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो। मुझे और सोनिया को साहिल की तरफ ले चलो। हम यहाँ से फरार होने के लिए मोटरबोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, याद आया, जिस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था वो मर गई है। तुम यहाँ से ये डॉलर की गड़ियां उठाओ और यहाँ के कुछ मुकामी बाशिंदों को कुछ नोट देकर इसके कफन दफन का इंतजाम कर दो। हम दोनों ने कुछ अमरीकी और कुछ जापानी करेंसी अपनी अपनी जेबों में भर ली। फिर इमारत से निकलते वक्त मैंने सोनिया को इतला दी कि मैं जोजो के साथ बाहर आ रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई खतरा नहीं है।
इमारत से बाहर निकलने के बाद सोनिया हमारे साथ हो गई। जो हमें ऐसी जगह ले गया जहाँ बहुत से शिकस्ता झोंपड़े थे। उसने 4 मुकामी बाशिंदों को बुलाकर इन्हें $50 दिए और इनसे कहा कि फलां कॉटेज में जाकर एक लाश को दफन करना है। हम इस फर्ज से सबकदोश होकर जोजो के साथ साहिल की तरफ चल पड़े। अंधेरे में हम टॉर्च रोशन नहीं कर सकते थे। कोई दुश्मन रोशनी के सिमत फायर कर सकता था। मैंने सोनिया से सोच के जरिए कहा, तुम हमारे साथ ना चलो, नोमी को नुकसान पहुंच सकता है। अगर तुम हमसे बहुत पीछे रह जाओगी तब भी हमारी बू सूंघती हुई सही रास्ते पर चलती रहोगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। वो ऐसा ऐसा हमसे बहुत पीछे रह गई। जोजो ने पूछा, ये तुम्हारी साथी अंधेरे में कहाँ गुम हो गई है? वो हमारे पीछे आ रही है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो अंधेरे में कैसे जानेगी कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं? फिर उसने चौंक कर कहा, ओ समझ गया। हमारा बॉस कह रहा था कि तुम्हारी साथी की सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। वो सूंघती हुई चरस कर जहीरों तक भी पहुंच सकती है। अब भी वो हमारी बू सूंघती हुई रास्तों को पहचान रही होगी। तुमने ठीक समझा, मगर आप खामोश रहो। अगर कहीं आसपास छुपे हुए दुश्मनों ने सुन लिया तो हमें छोड़कर सोनिया तक पहुंच जाएंगे। मैंने बरवक्त उसे बोलने से मना किया था क्योंकि चंद कदम का फासला तय करने के बाद हॉल्ट की आवाज़ सुनाई दी। कोई अंधेरे में छुपा हुआ था और मुकामी जुबान में कुछ कह रहा था। जोजो ने आहिस्ता से कहा, हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। वो वार्निंग दे रहे हैं कि हम चुपचाप खड़े रहें और अपने हथियार फेंक दें। मैंने स्टेन गन और जोजो ने अपनी राइफल फेंक दी। फिर मैंने फौरन ही सोनिया को इत्तला दी कि नादीदा दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। उसे इत्तला देने के बाद मैंने जोजो से कहा, तुम ये मालूम करो कि हमें घेरने वालों में कोई अंग्रेज है या नहीं। वो बातें करने लगा। जवाब में एक शख्स की आवाज़ करीब आने लगी। बहुत करीब आने के बाद मैंने 4 मुकामी बाशिंदों को देखा। वो चारों तरफ से हमें राइफलों की जद में लिए बड़े मुख्तात नजर आ रहे थे। ये तो समझ में आ गया कि इनके साथ कोई अंग्रेज नहीं था। जोजो ने बताया, ये लोग कह रहे हैं कि 6 अंग्रेज और कुछ मुकामी बाशिंदे साहिल के पास हैं और समंदर में एक जापानी लॉन्च खड़ी हुई है। जापान का एक बहरी पुलिस ऑफिसर जजीरे के लोगों को वार्निंग दे रहा है कि वह हथियार फेंककर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दें। यहाँ जो मुकामी बाशिंदे हैं ये हमें इन अंग्रेजों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। जो की बात खत्म होते ही हमारे आसपास हल्की सी रोशनी फैल गई। बाद में पता चला कि जापानी लॉन्च पर से सर्च की रोशनी फेंकी जा रही है। उसकी हल्की हल्की झलक हम तक पहुंच रही थी। इस रोशनी से सोनिया का भला हो गया। अब वो दूर से देख सकती थी कि हम किस पोजीशन में हैं और दुश्मन हमसे कितने फासले पर खड़े हुए हैं। जो इन्हें बातों में लगाए हुए था और मैं सोनिया के ज़हन में झांक रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो एक दरख्त की आड़ में खड़ी हुई है। वह इस उलझन में थी कि फायरिंग किस तरह करे। फायरिंग करने के लिए नोमी को जमीन पर लिटाना जरूरी था, मगर इस बात का डर लग रहा था कि बच्चे को कीड़े मकोड़े नुकसान ना पहुंचाएं। मैंने सोच के जरिए कहा, सोनिया, खुदा पर भरोसा करो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरा देर के लिए उसे जमीन पर लटा दो। सिर्फ 1 मिनट की फायरिंग में फैसला हो जाएगा। मेरी जेब में रिवॉल्वर है। जैसे ही तुम्हारी फायरिंग से इन लोगों का ध्यान बटेगा मैं जेब से रिवॉल्वर निकाल लूंगा। सोनिया का दिल तो नहीं चाहता था कि बच्चे को अपने सीने से जुदा करे, मगर मेरी हदायत पर अमल करना भी इसका फर्ज था। उसने एक नज़र अपने बच्चे पर डाली। वो सो रहा था। सोनिया ने उसे आहिस्तगी से चूमकर जैसे ही जमीन पर लिटाया वो चौंक कर रोने लगा। हमने कभी बच्चे नहीं पाले थे, इसलिए कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक बच्चा घर का भेदी बन सकता है और अचानक बेदार होकर दुश्मनों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता है। वो सब चौंक कर दूर तारीकी में आवाज की सिमत देखने लगे। सोनिया की ये बड़ी खूबी है कि वो ऐसे मरहलों में हवास बख्ता नहीं होती, और अब तो वो माँ बनकर सोचती थी। उसने फौरन ही समझ लिया कि एक लम्हे की देर हुई तो दुश्मन बच्चे की आवाज की सिमत फायर कर देंगे, लिहाजा उसने पहल कर दी। मेरे सामने खड़े हुए दुश्मन जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। मैं भी यूं गिरा जैसे गोलियों ने मुझे चाट लिया हो। कम से कम दुश्मनों ने यही समझा। मैंने गिरते गिरते रिवॉल्वर निकालकर तीसरे का निशाना लिया, क्योंकि वो सोनिया की तरफ फायरिंग कर रहा था। चौथा शख्स एक दरख्त के पीछे छुपने के लिए भाग रहा था, मगर सोनिया की फायरिंग ने उसे हमेशा के लिए मौत की गोद में छुपा दिया। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। जो होनोको की तरह दीदे फाड़े मुंह खोले इधर उधर पड़ी हुई लाशों को देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। वो तो बुजदिलों की तरह अपनी मौत के बारे में सोच रहा था। उसकी तकदीर अच्छी थी कि इतनी फायरिंग के दौरान एक भी गोली इसके करीब नहीं आई, मगर चूंकि दिल में फायरिंग की दहशत थी इसीलिए वो थोड़ी देर तक बेवकूफ़ों की तरह खड़े रहने के बाद धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उठते हुए कहा, लानत है तुम पर, जब उठने का वक्त आया है तो गिर रहे हो। चलो अब उठ जाओ। तुम मर्द की तरह लड़ नहीं सकते, औरत की तरह बच्चे खिला सकते हो। सोनिया बच्चे को उठाए हुए करीब आ गई। जो ने उसे देखकर कहा, मैडम तुमने तो कमाल कर दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम दबाकर भाग जाते। मैंने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तारीफ ना करो,
हम तुम्हें अच्छी तरह समझ गए हैं, चलो अब हम इस रोशनी की तरफ जाएंगे। हम सर्च लाइट की रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद फायरिंग की आवाजें आने लगी। लॉन्च पर से लाउडस्पीकर के जरिए वार्निंग दी जा रही थी, फायरिंग बंद कर दो, हम जजीरे के बेगुनाह बाशिंदों को मारना नहीं चाहते। हमारी कश्तियां इस जजीरे को चारों तरफ से घेर रही हैं। जब तुम्हारे चारों तरफ से फायरिंग होगी तो तुम बेबस हो जाओगे, लिहाजा तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि हथियार फेंक दो। अब हम साहिल के करीब पहुंच गए थे। दूर खड़े हुए अंग्रेज और कुछ मुकामी बाशिंदे नजर आ रहे थे और इनके हाथों में स्टेन गन और राइफलें थी। उनका रुख जापानी लॉन्च की तरफ था। मैंने सोनिया से कहा, मौका अच्छा है, हमें फायरिंग करनी चाहिए। ये लोग यही समझेंगे कि जापानी सिपाही पीछे से फायरिंग कर रहे हैं। इन्हें हमारी तादाद का इल्म नहीं होगा, इसलिए हमारी तरफ बढ़ने से कतराएंगे। मैंने सोनिया को अपने बाएं तरफ दूर एक दरख्त के पीछे जाने के लिए कहा। जोजो को दाएं तरफ भेजते हुए अच्छी तरह समझा दिया कि जो भी इसकी तरफ भागता हुआ आए उसे गोली का निशाना बनाते। जब सोनिया और जोजो मुझसे दूर जाकर दरख्तों के पीछे छुप गए तो मैंने साहिल पर खड़े हुए लोगों को ललकार कर कहा, बीवेयर, अगर जरा भी हरकत करोगे तो मारे जाओगे। जापानी सिपाहियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मेरी ललकार सुनते ही वो मेरी तरफ पलट गए। मैंने सोच के जरिए सोनिया से कहा, फायर। वो लोग सोनिया की तरफ जवाबी फायर करना चाहते थे। इसी वक्त लॉन्च की तरफ से फायरिंग होने लगी। मैंने भी फायरिंग शुरू कर दी। ऐसी सूरत में इनका बदहवास हो जाना यकीनी था। इनमें से कुछ फायरिंग की जद में आके जो बाकी बचे उन्होंने घबरा कर हथियार फेंक दिए और अपने हाथ उठा लिए। अब लॉन्च के पास से छोटी छोटी कश्तियां साहिल की तरफ आने लगी। सर्च लाइट की तेज रोशनी में मसल्ला सिपाही नजर आ रहे थे। हम चुपचाप अपनी जगह खड़े हुए थे। सोनिया ने बच्चे को गोद में उठा लिया था। अब वो आछी असले के साथ बच्चे की जरूरत को भी अहम समझती थी, इसलिए अपने साथ शहद की शीशी लाई थी और एक सिपाही की तरह गोलियां चलाने के बाद एक माँ की तरह बच्चे को शहद चटा रही थी। जापानी सिपाही साहिल पर पहुंच गए थे। जो 4 अंग्रेज जिंदा रह गए थे उन्हें हथकड़ियां पहना रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर जापानी जुबान में कुछ कहने लगा। उसका रुख हमारी तरफ था। मैंने अंदाजा लगाया कि वह हमें अपने सिपाही समझकर हमसे कुछ कह रहा है। मैंने दरख्त के पीछे से निकलकर बुलंद आवाज में कहा, ऑफिसर, हम तुम्हारे जापानी सिपाही नहीं हैं, मगर तुम हम पर एतमाद कर सकते हो क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की है। जापान के पुलिस ऑफिसर ने अंग्रेजी जुबान में कहा, ठीक है, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अगर तुम दोस्त हो तो सामने आकर हथियार फेंक दो। मैंने सोनिया से सोच के जरिए कहा कि अब वो साहिल की तरफ चले। जोजो को भी बुलंद आवाज से साहिल की तरफ बुलाया, फिर खुद आगे बढ़ता हुआ पुलिस ऑफिसर के सामने पहुंचकर स्टेन गन जमीन पर फेंक दी। रिवॉल्वर भी जेब से निकालकर उसके आगे डाल दिया। सोनिया और जोजो ने भी यही कहा, तुम तीनों एशियाई बाशिंदे हो, इन स्मगलरों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने जवाब दिया, उन अंग्रेज स्मगलरों ने हमें कैदी बनाकर रखा था, हमें जान से मार डालना चाहते थे, मगर इनका एक अंग्रेज साथी अचानक ही पागल हो गया था। उसने अपने बॉस को मार डाला और खुद भी मर गया। तब से हम आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने एक अंग्रेज कैदी से पूछा, तुम लोगों ने इन्हें क्यों कैद किया था और क्यों मार डालना चाहते थे? वो अंग्रेज थोड़ी देर तक खामोश रहा। जब ऑफिसर का एक तमाचा इसके मुंह पर पड़ा तो वो बोलने पर मजबूर हो गया। उसने मेरे और सोनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दोनों पास वाले जुनूबी जजीरे में पता नहीं कहां से आ गए थे। पहले हमें शुबह हुआ था कि ये किसी मुल्क के जासूस हैं। जब हम इन्हें कैद करके यहाँ ले आए तो हमारे बॉस को पता चला कि इस औरत की सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। ये किसी इंसान या किसी चीज की बू सूंघकर खुफिया अड्डों तक पहुंच सकती है। ऐसी खतरनाक औरत और इसके मर्द को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते थे, मगर हमारे एक आदमी के पागलपन ने हमें इस मुसीबत में गिरफ्तार करा दिया। पुलिस ऑफिसर ने सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, मैडम, अभी तुम लोगों ने हमारी मदद की है। अगर इस अंग्रेज के बयान के मुताबिक तुम्हारे पास सूंघने की गैर मामूली सलाहियत है तो फिर मजीद हमारी मदद करो। सोनिया ने कहा, मैं समझ गई तुम क्या चाहते हो। मैं कानून की मदद करूंगी और चर्च के जहीरे तक ले चलूंगी। पुलिस ऑफिसर ने अपने सिपाहियों से कहा कि कैदियों को लॉन्च में पहुंचा दो और जल्द ही वापस आ जाओ। फौरन ही हुक्म की तामील की गई। आध घंटे के बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ जापान की बहरी पुलिस का सीनियर ऑफिसर था। जूनियर ऑफिसर उसे अपनी जुबान में शायद हमारे मुतालिक कुछ बता रहा था, क्योंकि इसकी बातें सुनने के बाद सीनियर ऑफिसर ने मुस्कुराकर मुझसे और सोने से मुसाफा किया। अब हमारी भलाई इसी में थी कि ज्यादा से ज्यादा जापानी पुलिस का एतमाद हासिल करें। जब सोनिया ने चर्च के जहीरे की तरफ ले जाने लगी तो मैं रास्ते में सीनियर ऑफिसर से बातें करने लगा। मैंने इसे सिर्फ एक झूठ कहा कि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। दुश्मनों ने मुझे ऐसे जहनी झटके पहुंचाए हैं कि अब मुझे अपना माजी याद नहीं रहा। यह झूठ मैंने इसलिए कहा कि अब मैं टेलीपैथी के इल्म को छुपाना चाहता था। जब मैंने उसे बताया कि मैं और सोनिया जजीरा कवाई में कैद कर दिए गए थे तो वह चौंकर मुझे देखने लगा। उसने कहा, इस जजीरे में एक बहुत ही पुरअसरार ब्लैकमेलर रहता है। बड़े बड़े मुल्कों के राज इसकी मुट्ठी में रहते हैं। हमारे मुल्क जापान का भी एक राज पता नहीं वहां तक कैसे पहुंच गया।
हम इस ब्लैकमेलर से इस राज का सौदा करने के लिए जजीरा क्वाई जाना चाहते थे, मगर हमें 2 दिन पहले इत्तला मिली कि अभी जजीरा क्वाई की तरफ ना जाएं। 1 हफ्ते के बाद सौदा होगा। ऑफिसर, मैं समझ गया हूँ कि उसने 1 हफ्ते के लिए क्यों टाल दिया है। हमने वहां तबाही मचा दी थी। वो ब्लैकमेलर जो सुपर मास्टर कहलाता है वहां से फरार हो चुका है। हम भी वहां से भागकर यहाँ आ गए हैं। वैसे आप फिक्र न करें, आपके मुल्क का राज मेरे पास महफूज है। सीनियर ऑफिसर चलते चलते ठुठक गया। फिर मुझे बेयकीनी से देखते हुए पूछा, क्या वाकई? हमारे वो अहम कागजात कहाँ हैं? मैंने पास वाले जजीरे में एक जगह हिफाजत से छुपा दी हैं। आप वहां चलें, मैं वो कागजात आपके हवाले कर दूंगा। सीनियर ऑफिसर ने अपने आदमियों से कहा कि वो मैडम सोनिया के साथ जाकर चेस के जहीरों पर कब्जा करें और वो मेरे साथ पास वाले जजीरे पर जाएगा। मैंने कहा, ऑफिसर, मैं अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हम सब एक साथ पास वाले जजीरे में चलें तो बेहतर है। सीनियर ऑफिसर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फरहाद अली तैमूर। वेल मिस्टर फरहाद, तुम अपनी बीवी की फिक्र नहीं करो। तुमने दोस्ती का सबूत दिया है, हम भी दोस्ती का सबूत देंगे। तुम दोनों मियाँ बीवी को मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से अपने मुल्क में ले जाएंगे। आओ, देर ना करो, वो कागजात हमारे लिए बहुत अहम है। हम वापस साहिल की तरफ आ गए। मैंने ऑफिसर से कहा, मैं सोनी के साथ इस जजीरे के मगरबी साहिल पर आया था और साहिल से कुछ दूर एक दरख्त के पास ब्लैकमेलिंग की वो चीज़ें दफन कर दी थी। लिहाजा यहाँ ऐसा दरख्त तलाश किया जाए जिसके तने पर चाकू से क्रॉस का निशान बना है। तमाम सिपाही टार्च की रोशनी में इस दरख्त को तलाश करने लगे। हम मोटरबोट से गलत जगह उतर गए थे, इसलिए तलाश करते करते सुबह के 4 बजे वो दरख्त नजर आया। मैंने इस दरख्त के सामने खड़े होकर अंदाजा किया, फिर एक जापानी सिपाही को इशारों की जुबान में समझाया कि चाकू से इस जगह को खोदे जहां मैं बता रहा हूँ। वहां की मिट्टी मुलायम थी। वो आसानी से इस जगह को खोदने लगा। बहुत जल्द वो ब्रीफकेस बाहर निकल आया। सीनियर ऑफिसर फौरन जमीन पर दुजानू होकर इस ब्रीफकेस को खोलने लगा। फिर टार्च की रोशनी में वो तमाम कागजात को उठा उठा कर देखने लगा। इसमें दूसरे मुल्कों के भी अहम कागजात थे, लेकिन मतलूबा कागजात जल्द ही हाथ आ गए। फिर वो उठकर खड़ा हो गया और मुझे घूर कर देखने लगा। अचानक इसके तेवर बदल गए थे। उसने घुरा कर कहा, हम इस ब्लैकमेलर सुपर मास्टर को एक गहरी साजिश के तहत मार डालना चाहते थे, क्योंकि वो इन कागजात को पढ़ चुका था। मिस्टर फरहाद, तुम ही बताओ, जो शख्स हमारे इस अहम राज से वाकिफ हो चुका हो, क्या हम इसे जिंदा छोड़ सकते हैं? बेशक, उसे गोली से उड़ा देना चाहिए, मैंने कहा। बेशक, सीनियर ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, तुम भी इन कागजात को पढ़ चुके हो। मैंने एकदम से चौंक कर देखा। सीनियर ऑफिसर की उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर पहुंच चुकी थी। अगर इसकी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर तक पहुंच गई थी तो क्या हुआ? बाज लोग मौत को उंगली दिखाकर या ठेंगा दिखाकर जिंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि तदबीर उनका हथियार होती है और तकदीर उनका साथ देती है और दुश्मन के हथियारों को जंगालूद बना देती है। जिस वक्त वह जापानी ऑफिसर मुझे मौत की सजा देना चाहता था, इसी वक्त अचानक ही समंदर की तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और ब्रीफ केस पर रखे हुए अहम कागजात तेजी से इधर उधर उड़ने लगे। इन कागजात में जापान के अहम राज पोशीदा थे। इनकी नज़र में वो कागजात मेरी जिंदगी और मौत के फैसले से ज्यादा अहम थे, इसलिए वो मुझे छोड़कर इनकी तरफ दौड़ने लगे, जो बेपर के महवे प्रवास थे। मैं चुपचाप खड़ा रहा और ये तमाशा देखने लगा। टॉर्च की रोशनियां दूर तक फिसल रही। अंधेरे उजाले के खेल में वो कागजात कटी पतंग की तरह डोल रहे थे। कुछ कागजात ऐसे थे जिनकी परवाज नीची थी और कुछ इतनी बुलंदी पर उड़ रहे थे कि दरख्तों की चोटियों तक पहुंच रहे थे। मैं एक तरह से टिक लगाकर जापानी ऑफिसर के दिमाग में झांकने लगा। वह जापानी जुबान में सोच रहा था। इसकी सोच मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मैंने उसे अंग्रेजी जुबान की तरफ माइल करने के लिए इसकी सोच में कहा, व्हाट नॉनसेंस आई एम थिंकिंग अबाउट। वह चौंक कर अपनी खोपड़ी से हिलाते हुए सोचने लगा, मैं फजूल बातें तो नहीं सोच रहा हूँ। अगर इनमें से एक कागज भी गुम हो गया तो मुझे हाई कमान के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। मैं तो फरहाद को शूट करने की महज धमकी दे रहा था। मकसद ये था कि इसने कुछ और कागजात कहीं छुपा रखे हों तो वो अपनी जान की अमान पाने के लिए इन्हें भी पेश कर दे। मैं तो कानूनन इसे वजारत हारजा के दफ्तर में पहुंचाना चाहता था, मगर ये क्या हो गया। मेरी जरा सी गफलत से कागजात को पर लगे। अरे वो देखो, वो एक कागज ऊंची शाख पर जाकर अटक गया है। वो दरख्त की बुलंदी पर टार्च की रोशनी फेंकते हुए अपने एक मातहत से कहने लगा, चलो जल्दी से उस दरख्त पर चढ़ो और इस कागज को हिफाजत से उतार कर लाओ। वो हुक्म दे रहा था और इधर से उधर दौड़ता फिर रहा था। मुझे इसके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान हो गया कि अभी मेरी जिंदगी के दिन बाकी हैं। जापानी वजारत हर्जा के अफसरान मेरे मुतल्लक कोई फैसला सुनाएंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद उन्होंने तमाम उड़ने वाले कागजात को पकड़कर जमा कर लिया। उसी वक्त सोनिया बच्चे को गोद में लिए जापानी पुलिस की दूसरी टीम के साथ वहां आ गई। दूसरी टीम के ऑफिसर ने पूछा, क्या बात है? हमने बहुत सी टार्च की रोशनियों को इधर उधर लहराते देखा है, हैरियत तो है? दूसरा ऑफिसर उसे कागजात के मतलब बताने लगा। उसके बाद
वो दोबारा कागजात का तरतीब से मुताला करने लगे, मगर तरतीब में फ़र्क आ गया था। एक सफ़ा दरमियान से कम हो गया था। ऑफिसर ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने मुझे मुकम्मल कागजात नहीं दिए हैं, इसका एक सफ़ा और कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 1 घंटा पहले जब आपने इन कागजात का मुताला किया था तो ये मुकम्मल थे। आपको अपनी कोताहियों का एतराफ़ कर लेना चाहिए। मुझे शूट कर देने की धमकी देने से पहले ये सोचना चाहिए था कि ये कागजात तेज़ हवाओं की जद में आ सकते हैं। यू शट अप, उसने डांट कर कहा। वो सफ़ा पहले ही कम था, इसलिए मैंने तुम्हें मारने की धमकी दी थी। दूसरी टीम के ऑफिसर ने मुदाखलत करते हुए ऑफिसर से कहा, मगर ऑफिसर, इन कागजात को तरतीब देने से पहले आप मुझसे कह रहे थे कि आप मुकम्मल कागजात का मुताला कर चुके हैं। नहीं तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आपके सुनने में गलती हुई है। ऑफिसर अपने बचाव के लिए साफ झूठ बोल रहा था। दूसरा ऑफिसर ज़हीन और मसलत अंदेश था। उसने कहा, हो सकता है कि मुझसे सुनने में गलती हुई हो और ये भी हो सकता है कि वो एक सफ़ा उड़कर हमारी नज़रों से ओझल हो गया हो। हमें फिर एक बार तलाश करना चाहिए। हम दूर दूर तक तलाश कर चुके हैं। टार्च की रोशनी में आहर कहाँ तक तलाश करेंगे? वो ऑफिसर बहाने कर रहा था और ये साबित करना चाहता था कि वो सच कह रहा है और कागजात पहले से नामुकम्मल हैं। मैंने ख्याल खानी के जरिए सोनिया से कहा, मेरी जान, ये ऑफिसर ख्वामखा मेरे पीछे पड़ गया। अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या तुम एक ही तरह के कागज़ की बू सूंघ सकती हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। ठहरो, मैं ज़रा ऑफिसर से बात करती हूँ। वो ऑफिसर से मुखातिब होकर बोली, ऑफिसर, आप लोगों को तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं आपको चेस के खुफिया जहीरे तक ले गई थी, इसी तरह मैं इस गुमशुदा कागज़ तक पहुँच सकती हूँ। ऑफिसर थोड़ी देर के लिए सोनिया की सलाहियतों को भूल गया था। सोनिया ने याद दिलाया तो वो खुश होकर चुटकी बजाते हुए बोला, ओ, मैं इसकी बहस में भूल ही गया था कि तुम एक हैरतंगेज सलाहियत की मालिक हो। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ मादाम। चलो, मैं तुम्हारे साथ वहां तक चलूंगा जहां तक तुम कागज की बूझ सूंघती हुई जाओगी। सोनिया इन कागजात को अपने हाथ में लेकर सूंघने लगी। तमाम जापानी उसे बड़ी हैरत से देख रहे थे। वो कागजात वापस करने के बाद दूसरी टीम के ऑफिसर के साथ वहां से चली गई। मेरे आसपास खड़े जापानी आपस में बातें करने लगे। मैं इनकी बातें नहीं समझ सकता था, इसलिए इनसे जरा दूर एक पत्थर पर जाकर बैठने लगा। उस ऑफिसर ने घुरा कर कहा, यू नॉनसेंस, तुम कहाँ के लॉर्ड हो के हमारे सामने बैठ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मुजरिमों को खड़ा रखा जाता है? स्टैंड अप। मैं इससे बहस नहीं करना चाहता था कि वो मुझे मुजरिम क्यों समझ रहा है। इसे दुश्मनी मोल लेकर मैं किसी नई मुसीबत को दावत नहीं देना चाहता था। ऐसे वक्त मजबूरन हुक्म की तामील करना पड़ती है। मैं उठकर खड़ा हो गया, मगर इसके साथ इसकी सोच में कहा, मैं ख्वामखा फरहाद से दुश्मनी कर रहा हूँ। अभी वो मादाम बू सूंघ कर इस कागज को ले आएगी तो मेरी पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी। मुझे फरहाद की हमायत करनी चाहिए। इस तरह ये दूसरे ऑफिसरों के सामने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। मुझे दोस्ताना अंदाज में उसे बैठने के लिए कहना चाहिए। इस ख्याल के तहत उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैं आराम से पत्थर पर बैठ गया। वो मेरे करीब आते हुए दोस्ताना अंदाज में कहने लगा, मिस्टर फरहाद, मुझे अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदगी है। यू प्लीज फॉरगेट इट। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स ऑल राइट। आप अपनी पोजीशन साफ रखने के लिए इन कागजात को नामुकम्मल कह रहे थे। हर शख्स अपने बचाव के लिए थोड़ा सा झूठ जरूर बोलता है। मेरी सोनिया अभी वो कागज ढूंढ कर ले आएगी। वो खसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ, मगर मेरी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। आप फिक्र ना करें। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि आपको इन कागजात के मुताले का पूरी तरह मौका नहीं मिला था। मुताले के दौरान ही कागजात उड़ गए थे। वह खुशी से मेरा हाथ थाम कर बोला, ओह माय फ्रेंड, तुम कितने अच्छे हो। अब मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि मैं इस वक्त तुम्हें शूट करने की धमकी दे रहा था, वरना दिल की बात तो ये है कि मैं पहली मुलाकात में तुम्हें दिल से पसंद करने लगा था। मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। इस कमबख्त को मालूम नहीं था कि मैं इसके दिल की बातें कितनी दूर तक समझता हूँ। हमारी बातों के दौरान सोनिया वापस आ गई। उसके साथ जो ऑफिसर गया था उसके हाथ में वो कागज नजर आ रहा था। जब वो सोनिया की तारीफें किए जा रहा था। सोनिया हम सबसे बेनियाज होकर इस रोते हुए बच्चे को पुचकार रही थी जिसका नाम हमने फरमान रखा था और जिसे प्यार से मैं नोमी कहकर पुकार रहा था। थोड़ी देर के बाद हम सब मोटर बोट्स में बैठकर दूसरे जजीरे की तरफ गए जिसके साहिल पर जापानी लॉन्च खड़ी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे पहले जापानी पुलिस इसी लॉन्च पर से सर्च लाइट्स की रोशनी फेंक रही थी और डॉक्टर शैतान के आदमियों को हथियार फेंकने के लिए कह रही, मगर साहिल पर खड़े स्मगलर लड़ने मरने पर आमादा थे। इसी वक्त मैंने पीछे से आकर बाजी पलट दी थी। मैंने पीछे की तरफ से हमला किया तो वो इस धोखे में आ गए कि जापानी पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, लिहाजा वो हथियार फेंकने पर मजबूर हो गए। अब इनमें से कुछ स्मगलर मर चुके थे और कुछ कैदी बना लिए गए थे। यूं तो मैं और सोनिया भी इनके कैदी थे, मगर आज़ाद कैदी थे। वो जापानी ऑफिसर ये नहीं जानते थे कि इनकी वजारत हार्जा वाले मेरे और सोनिया के मुतालिक क्या फैसला करेंगे। हमें अपना दोस्त समझेंगे या दूसरे मुल्कों के राज चुराने वाले खुफिया एजेंट समझकर हमें सजा देंगे। लिहाजा वह दोनों जापानी ऑफिसर फिलहाल हमें यह तासुर नहीं देना चाहते थे कि हम भी कैदी बना लिए गए हैं।
उन्होंने बड़ी फ्राकदिली से हमें लॉन्च में आज़ाद छोड़ दिया था। अब सुबह हो रही थी। तमाम रात ऐसी भाग दौड़ हुई थी कि हम थक गए थे, इसलिए हमें कैबिन में आकर आराम से लेट गए। सोनिया को फरमान परेशान कर रहा था। अब तक इसकी भूख शहद चटा चटा कर मिटाई जा रही थी। सोनिया ने ऑफिसर से कहा कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम किया जाए। मगर वो पुलिस वाले स्मगलरों को पकड़ने आए थे। उन्हें पकड़ने के लिए दूध के डिब्बे नहीं ला सके थे। उन्होंने वादा किया कि नागासाकी पहुंचते ही सबसे पहले बच्चे के दूध का इंतजाम किया जाएगा। मैं तो बिस्तर पर लेटते ही सो गया था। पता नहीं सोनिया बच्चे के लिए क्या करती रही और फिर कब उसे अपने सीने से लगाकर सो गई। हमें जैसे बरसों के बाद सोने का मौका मिला था। मैं तो शाम तक सारी दुनिया से रिश्ते तोड़कर सोता रहा। जब आंख खुली तो मैंने देखा सोनिया बच्चे को बोतल से दूध पिला रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अब तक जाग रही हो? नहीं, मुझे सोने का मौका मिला था, मगर यह शरीर बार बार उठा देता था। तुमने तो खूब नींद पूरी की। जानते हो शाम हो चुकी है। इस वक्त हम कहाँ हैं? हम नागासाकी पहुंच गए हैं। लॉन्च साहिल पर खड़ी हुई है। लॉन्च के अरशे पर पुलिस वाले मौजूद हैं। दोनों ऑफिसर ये कहकर गए हैं कि इनकी वापसी तक लॉन्च से बाहर न जाएं। यहाँ हमारी तमाम जरूरतें पूरी होती रहेंगी। मैं वहां से उठकर बाथरूम में चला गया। हम जजीरे से अपने कपड़ों की अटैची ले आए थे। ब्रीफकेस जापानी ऑफिसर ले गए थे। उन्होंने अटैची की तलाशी लेने के बाद हमारे लिए कपड़े और डॉलर की गड्डियां छोड़ दी थी। मैंने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया, फिर लॉन्च के अरशे पर आ गया। शाम डूब रही थी। दूर शहर के कमकमे आंखें खोल रहे थे। इस शहर की रोशनियां देखकर मेरे दिल में एक दर्द सा पैदा हुआ, क्योंकि वो शहर कभी एटम बॉम्ब की जद में आकर जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन गया था। अब वो शहर दोबारा आबाद किया गया था, मगर अब भी उसे देखकर बड़ी ताकतों से और इनके जंगी इरादों से शदीद नफरत होने लगती थी। मैंने इन लोगों की याद में चंद लम्हे साकत रहकर गुजारे, जो एटम बम का शिकार होकर अपाहजों की तरह जिंदगी गुजारते हुए एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए। इन चंद लम्हों में मैंने खुदावंद करीम से दुआ मांगी, खुदाया हमारी जमीन को तीसरी जंग अजीम से महफूज रख। हमारी इस दुनिया को एटमी धमाकों की नहीं, माँ के दूध की जरूरत है। हम अपनी आइंदा नस्ल को अपाहज नहीं बनाना चाहते। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अमन की भीख मांगता हूँ, खुदाया मेरी दुआ कबूल फरमा। सोनिया ने कैबिन से बाहर आकर याद दिलाया कि हम भूखे हैं। भूख तो वाकई लग रही थी। हमारी फरमाइश पर फौरन ही खाने का इंतजाम कर दिया गया। खाने के दौरान मैंने एक जापानी ऑफिसर के दिमाग में झांक कर देखा। वो अपनी मादरी जुबान में किसी से बातें कर रहा था। उसके अंदाज से पता चल रहा था कि बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बहस जारी है। मैंने उसे अंग्रेजी जुबान में सोचने पर मजबूर नहीं किया, क्योंकि उसके आसपास सभी जापानी बैठे हुए थे। इस माहौल में ऑफिसर का अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी जुबान में सोचना फितरत के खिलाफ होता। जब मैं सोनिया की जानब देखने लगा तो उसने मुस्कुराकर पूछा, जनाब किसके दिमाग में झांक रहे थे? मैं मालूम कर रहा था कि वो ऑफिसर क्या कर रहे हैं, मगर इनकी जुबान तो मेरी समझ में नहीं आती। हमें ये जुबान सीखनी होगी। सोनिया ने घूर कर मुझे देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बोली, यहाँ की जुबान सीख कर यहाँ की लड़कियों से फ्री होने का मौका मिल जाएगा। यहाँ की गुड़िया जैसी दुशीजाओं का हुस्न बहुत मशहूर है। मैं तुम्हारी नीयत को खूब समझती हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, औरत को जब लड़ने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो अपने साय से लड़ने लगती है। अभी तक तो मैंने किसी जापानी गुड़िया को नहीं देखा और तुमने लड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं यहाँ हमारा क्या हशर होने वाला है। अगर इन लोगों ने हमारे साथ कैदियों जैसा सलूक किया तो यहाँ से फरार होना मुश्किल हो जाएगा। सोनिया सोचने लगी। उसके दिमाग में भी यही बात थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। अगर यहाँ की हुकूमत हमारी दुश्मन बन गई तो आसमान से गिरने और खजूर में अटकने वाली बात हो जाएगी। रात के 8 बजे वो जापानी ऑफिसर एक जापानी औरत के साथ आ गया। एक ऑफिसर ने कहा, हमारे अफसरान तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। तुम और मादाम हमारे साथ चलो और अपने बच्चे को इस आया के हवाले कर दो। सोनिया ने फरमान को सीने से लगाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। मैं जहन्नम में भी जाऊंगी तो बच्चा मेरे साथ रहेगा। जापानी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मादाम ये ममता नहीं खुदगर्जी है। आप अपनी तस्कीन की खातिर बच्चे को भी जहन्नम में ले जाने की सोचती हैं। वैसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको दोस्ताना माहौल मिलेगा। चूंकि ज़रूरी बातों के दौरान ये बच्चा परेशान करेगा, इसलिए हमने इसके लिए एक आया का बंदोबस्त किया है। सोनिया ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने उसे समझाया, सोनिया ये नागासाकी है। यहाँ एक वक्त ऐसा आया था जब एटम बॉम्ब की जहरीली फिजा में यहाँ के नन्हे बच्चे या तो अंधे हो गए थे या हाथ पांव से मफलूज हो गए थे या फिर जहरीली फिजा में सांस लेते लेते जहरीली बीमारियों में मुब्तला हो गए थे। जापानी कौम बच्चों के दर्द को समझती है। ये फरमान को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तुम बिला झिझक से आया के हवाले कर दो।
दोनों जापानी ऑफिसर मुझे तारीफी नजरों से देखने लगे। सोनिया ने दिल पर जबर करते हुए फरमान को आया के हवाले कर दिया। फिर हम लॉन्च से उतरकर साहिल पर आ गए। वहां एक बड़ी सी वैगन कार खड़ी हुई थी जिसमें हमें बैठने के लिए कहा गया। मैं कदरे मुतमईन था क्योंकि ऑफिसरों का रवैया दोस्ताना था। हम इस गाड़ी में बैठकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। जब गाड़ी से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहा गया तो सोनिया ने फिर एतराज किया। हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जापानी ऑफिसर ने नरमी से समझाया। मादाम आप जिद ना करें, हम पर भरोसा करें। कल दोपहर तक आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, सोनिया हमें इन पर भरोसा करना ही पड़ेगा। कल दोपहर तक सब्र करो। वो हेलीकॉप्टर में बैठती हुई नागवारी से बोली। मैं समझती थी कि तुम बाप बनकर मेरे बच्चे के बारे में सोचोगे, मगर अब समझ गई हूं कि तुम्हें मेरे जज्बात का जरा भी एहसास नहीं है। याद रखो, अगर फरमान को कुछ हो गया तो मैं अपने साथ दो चार को ले मरूंगी। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होने लगा। फिर मैंने सोच के जरिए सोनिया से कहा, मेरी जान तुम ये क्यों भूल गई कि मैं टेलीपैथी के जरिए बच्चे की खैरियत मालूम कर सकता हूँ। फरमान के रोने की आवाज के जरिए इसके नन्हे से दिमाग तक पहुंच सकता हूँ। सोनिया एकदम से खुश होकर मुझे देखने लगी। उसने सोच के जरिए कहा, ओ फरहाद तुम कितने ग्रेट हो। ऐसे वक्त जबकि मेरी ममता बिल्कुल मजबूर है, तुम मजबूर नहीं हो। वो मुझसे दूर है मगर तुम्हारी ख्याल ख्वानी के पालने में झूल रहा है। मुझे बताओ, वो रो तो नहीं रहा है? नहीं मेरी जान, वो बड़े आराम से है और आया की गोद में ममता की हरारत महसूस कर रहा है। सोनिया की सोच ने कहा, पहले मैंने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि टेलीपैथी के जरिए बच्चों के एहसास भी समझे जाते हैं। नन्हे से दिमाग में झांकते हुए क्या महसूस होता है फरहाद? मैं थोड़ी देर तक नन्हे फरमान के दिमाग में झांकता रहा। फिर मैंने जवाब दिया, इसे दुनिया में आए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। इतनी सी उम्र के बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखते जरूर हैं, मगर इनके दिमाग में धुंध छाई रहती है। कुछ अरसे तक यूं ही देखने का अमल जारी रहता है, फिर रफ्ता रफ्ता समझने का मरहला आता है। नौज़ायदा दिमाग सबसे पहले जिन चीजों को समझने की कोशिश करता है वो मुख्तलिफ रंग होते हैं, इसलिए बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने दिए जाते हैं। ये तो समझने की बात हुई, लेकिन पैदा होते ही वो एहसासात के जरिए अपनी जरूरत को समझते हैं। जिस तरह अभी वो गोद की गर्मी को महसूस कर रहा है या फिर भूख का एहसास होता है तो वो रोना शुरू कर देता है। मैं उसे बच्चों के दिमाग के मतलब समझाता रहा। आध घंटे के बाद हम फकुआ के हवाई अड्डे पर पहुंच गए। वहां से जापानी एयरलाइन के जरिए टोक्यो की तरफ रवाना हो गए। अब इनमें से सिर्फ एक ऑफिसर हमारे साथ था। उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि हम इस अकेले के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सफर के दौरान में मैंने उससे पूछा, आप तनहा हमें टोक्यो ले जा रहे हैं, क्या आप ये नहीं सोच सकते कि हम किसी वक्त भी आपसे पीछा छुड़ाकर फरार हो सकते हैं? ऑफिसर ने हंसते हुए जवाब दिया, आप फरार होकर कहाँ जाएंगे? आप जहां जाएंगे जापानी पुलिस को मुस्तैद और चाको चौबंद पाएंगे। यूं भी मुझे तुम दोनों से ऐसी नादानी की तवक्को नहीं है। अगर दिल चाहे तो नादानी करके देख लो। नहीं ऑफिसर, अगर मेरे पास मुजरमाना ज़हन होता तो मैं आपकी हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आप ही के मुल्क का इतना अहम राज आपके हवाले न करता। राइट यू आर। हम तुम्हारी नेक नियति को तस्लीम करते हैं, इसलिए मैं तनहा तुम्हारे साथ हूँ और तुम दोनों को कैदियों की हैसियत से नहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन इस तनहा आदमी ने टोक्यो पहुंचकर हमारा साथ छोड़ दिया। एयरपोर्ट की इमारत के बाहर जापान की आर्मी की एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मसल्लह फौजी हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ऑफिसर ने हमें फौजियों के हवाले कर दिया। ये बात मेरी तवक्को के खिलाफ नहीं थी। इस मुल्क का एक बहुत बड़ा राज हमारे हाथों से गुजरा था, इसलिए ये केस सिर्फ पुलिस वालों तक महदूद नहीं रह सकता था। यही वजह थी कि हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के हवाले कर दिया गया था। हम मुख्तलिफ शाहराहों और तंग गलियों से गुजरते हुए एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच गए। बैरूनी गेट पर मसल्ला फौजी खड़े हुए थे। उन्होंने हमारे साथ आने वाले फौजियों का शिनाख्ती कार्ड देखा, फिर हमारी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी। अंदर बसी कंपाउंड में और इमारत के बरामदों में मसल्ला फौजी मुस्तैद नजर आ रहे थे। ऐसे इंतजाम थे कि कोई परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। हम गाड़ी से उतरकर बैरूनी बरामदे में आए। 4 फौजी हमें दरमियान में लेकर चल रहे थे। वो एक दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गए। एक फौजी ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। दरवाजे पर लगे हुए स्पीकर से आवाज आई। वही अजनबी आवाज थी जिसे हम समझ नहीं सकते थे। बहरहाल इन्हें कोई हुक्म दिया गया था। इस हुक्म के मुताबिक वो हमें दूसरे कॉरिडोर में ले गए। एक दरवाजे के पास पहुंचकर एक फौजी ने सोनिया से कहा, मादाम आप अंदर तशरीफ ले जाएं। सोनिया ने मेरी जानब देखा। इनकार की गुंजाइश नहीं थी। फौजी हुक्म की तामील करनी ही पड़ती है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उस दरवाजे के सामने कॉरिडोर के दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा था। मुझे वहां जाने के लिए कहा गया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो कमरा उम्दा फर्नीचर से आरास्ता था। एक सोफे के सामने सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा कैसेट रिकॉर्ड रखा हुआ था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दीवार पर लगे हुए स्पीकर से आवाज आई, मदाम सोनिया और मिस्टर फरहाद, आप दोनों के सामने एक कैसेट रिकॉर्डर रखे गए हैं। आप इत्मीनान से बैठकर इसे ऑन करें और अपनी हिस्ट्री बयान करें।
आप दोनों को दो मुख्तलिफ कमरों में इसलिए रखा गया है कि आप एक दूसरे के मशवरे से गलत बयान ना दें। अगर कोई एक गलत बात कहेगा तो दूसरे के बयान से इसका झूठ पकड़ा जाएगा। वो बहुत मोहतात थे और बड़ी जहानत से काम ले रहे थे। अगर मेरा बयान सोनिया से मुख्तलिफ होता या वो मेरे मुतल्लिक मेरे बचाव के लिए ही कोई उल्टी सीधी बात कह जाती तो हम दोनों के बयान में बड़ा तजाद पैदा हो जाता। लेकिन ऐसा तजाद दूसरों के दरमियान हो सकता था, कम से कम मेरे लिए ये कोई मसला नहीं था। मैंने आराम से सोफे पर बैठकर सबसे पहले सोनिया को मुखातिब किया। सोनिया, मैं अपना बयान देते वक्त तुमसे दिमागी रब्ता कायम रखूंगा। मेरी आवाज़ मेरी सोच के जरिए तुम तक पहुंचती रहेगी। तुम इसी बयान को दूसरे अल्फाज में इसकी तरतीब बदलते हुए रिकॉर्ड करती रहना। ओके? ओके फरहाद, मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। मैंने अपने सामने रखे कैसेट रिकॉर्डर को ऑन किया, फिर वही बातें कहने लगा जो कि जजीरे में जापानी ऑफिसरों से मुतसरन कह चुका था। इस बार मैंने तफसील से इन्हें बताया कि मास्टरों की तंजीम के एक खतरनाक मास्टर यूशे से किस तरह मेरा टकराव हुआ था। ये बातें गर्चा मुझे याद नहीं है क्योंकि जहनी झटके पहुंचाने के बायस मैं अपना माजी भूल चुका हूँ। ये पिछली कुछ बातें मुझे सोनिया ने बताई क्योंकि वो मास्टरों की तंजीम में थी और मास्टर यूशे के साथ हमारे मुल्क आई थी। वहीं से मेरी और सोनिया की दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती मियाँ बीवी के रिश्ते में बदल गई। बयान देने के दौरान मैं एक सिगरेट सुलगाने के लिए रुक गया ताकि सोनिया को गाइड कर सकूं। मैंने उससे पूछा, तुम सब कुछ सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। तुम्हारा बयान सुनने के लिए ज़रूरी था कि अभी अपना बयान शुरू ना करूं, इसलिए मैंने चाय की दरख्वास्त की। इनसे कहा कि मैं ज़रा ताज़ा दम होकर बयान देना चाहती हूँ। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी बातें ज़हन नशीन करती जा रही हूँ, बस ज़रा जल्दी जल्दी बयान दे डालो। मैं दोबारा कैसेट रिकॉर्डर को ऑन करके फ़ौरन ही शुरू हो गया। वो तमाम बातें रिकॉर्ड करने लगा कि किस तरह सुपर मास्टर मुझे ज़हनी तौर पर मफलूज करने के बाद अपना अलकार बनाना चाहता था और हम किस तरह इसके चुंगल से निकलकर इस गुमनाम जजीरे तक पहुंचे थे और किस तरह हमने जापानी पुलिस की मदद की थी। बयान खत्म करने के बाद मैं सोनिया के दिमाग को पढ़ने लगा। वो बेचारी मेरे बयान के ख़त्म होने के इंतज़ार में चाय की 3 प्यालियाँ ख़त्म कर चुकी थी। मेरा बयान ख़त्म होते ही इसने कहा, बस करो फरहाद, मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। अब तक मैं 3 प्यालियाँ ख़त्म कर चुकी हूँ, अब चौथी की गुंजाइश नहीं है। मुझे अफसोस है सोनिया कि तुम्हें खिलाफ आदत इतनी चाय पीनी पड़ी। चलो अब शुरू हो जाओ। वो शुरू हो गई। जो बातें मैं कह चुका था वो वही बातें दूसरी तरतीब के साथ अपने अल्फाज में कह रही थी। इसके अलावा उसने बताया कि उसका बाप जानवरों का बहुत बड़ा डॉक्टर था। वो जानवरों की सूंघने की हिस्स को इतनी गहराई से समझता कि वही हिस्स उसने सोनिया के अंदर बरसों की मेहनत के बाद पैदा कर दी थी। सोनिया ने बयान के आखिर में कहा, मेरा बयान ख़त्म हो चुका है, मगर मुझे बताया जाए कि मेरे शोहर को जिस तरह अलग रखकर इनसे बयान लिया जा रहा है, क्या इसी तरह आप मेरे बच्चे से भी बयान ले रहे हैं? बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर देना कहाँ का इंसाफ है? फॉर गॉड सेक उसे मेरे पास पहुंचा दें। मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। वो माँओं से भी बढ़कर माँ बन चुकी थी। बहरहाल इसका बयान ख़त्म होते ही फिर दीवार पर लगे स्पीकर से आवाज़ आने लगी। बोलने वाला कहीं बैठा हुआ हमारे बयानात को सुन चुका था। उन्हीं के मुताबिक वो हमसे तरह तरह के सवालात करने लगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान अपने तौर पर बहुत मोहतात थे और अपनी जहानत का सबूत दे रहे थे। वो सवालात के जरिए हमारे ज़हन को उलझाना चाहते थे ताकि हमने कोई बात छुपा रखी हो तो फिर हमारे जवाबात में तजाद पैदा हो जाए। लेकिन सोनिया से मेरा दिमागी रब्ता कायम था, इसलिए तजाद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। तब मैंने स्पीकर की जानब देखा। वहां से जो आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी, इस आवाज़ के सहारे मैं इस बोलने वाले के दिमाग में झांकने लगा। मगर इसके दिमाग में वही अनजानी बोली थी। जापानी हर जगह अपनी मादरी जुबान में बातें करते हैं, ख्वाह वो फौजी हो या आम शहरी। सभी को अपनी मादरी जुबान से दिली अकीदत है। बैरूनी ममालक से आने वालों के सामने वो अपनी ज़रूरत से मजबूर होकर अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। मैं कोशिश करने लगा कि वह जापानी जुबान बोलने वाला किसी तरह अंग्रेज़ी जुबान की तरफ माइल हो जाए। मैंने दोबारा उसकी सोच उसके लहजे में उसे छेड़ा। वो दोनों बार ठुठक कर अपने सर को चटकने लगा और अपनी जुबान में कुछ बड़बड़ाने लगा। ये बात मेरी समझ में आ गई कि मैं इसकी फितरत के खिलाफ आम हालात में उसे बदेसी जुबान की तरफ माइल नहीं कर सकता। मैंने सोनिया को मुखातिब करते हुए कहा, सोनिया, ये अजनबी जुबानें मेरे सामने बहुत बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। मेरी टेलीपैथी कहीं काम आती है और कहीं बेबस होकर रह जाता हूँ। सोनिया ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझती हूँ। वैसे आड़े वक्त पर तुम्हारी ये टेलीपैथी निजात का बायस बन जाती है। खुदा का शुक्र है कि हम आपस में दिमागी रब्ता कायम करके कितने ही आजमाइशी मरहलों से गुजर जाते हैं। जैसा कि अभी हम एक बहुत बड़े मरहले से गुजर चुके हैं। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। मैं फरमान के लिए तड़प रही हूँ, तुम इसकी हैरियत मालूम करो। अच्छी बात है, मैं मालूम करता हूँ, तुम जरा इंतजार करो। मैंने सोफे की पुस्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली, फिर अपनी सारी तवज्जो फरमान की आवाज की तरफ मरकूज कर दी। इस वक्त वो बिल्कुल खामोश था, मगर मैं उसके पुरस्कून दिमाग तक पहुंच गया। वहां कितने ही रंगों की ठंडी चांदनी फैली हुई थी। खूबसूरत परियों के हरीरी लिबास हवा के दोष पर लहरा रहे थे और वो हवा के दोष पर
उड़ रही थी। कोई अपनी बाहें फैलाकर फरमान को अपनी तरफ बुला रही थी और कोई हूर के सुनहरे पुरों से उसे होले होले गुदगुदा रही थी और वो नींद में हंस रहा था। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोनिया से राब्ता कायम करते हुए कहा, मेरी जान, फरमान को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो ख्वाबों की दुनिया में परियों के साथ खेल रहा है। मेरी जरूरत क्यों नहीं है? जब वो जागेगा तो मेरे लिए जरूर रोएगा। मैंने तंजी अंदाज में कहा। हाँ, वो जागते ही कहेगा मेरी सोनिया मम्मी का है, मैं तो बस अपनी मम्मी का दूध पीऊंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। सोनिया, तुम बनने को तो माँ बन गई हो, मगर बच्चों की सी बातें करती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 2-4 दिन के बच्चे माँ बाप को शक्लो सूरत से नहीं पहचानते। उन्हें पीने के लिए दूध और आराम करने के लिए गोद की हरारत चाहिए, और ये दोनों चीजें फरमान को मुयस्सर हैं। इसलिए तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ, तुम मुझे नसीहत ना करो। अकल की बातें समझाना मेरा फर्ज है। तुम खुद ही सोचो, अभी हम किन हालात से तुचार हैं। पता नहीं अभी कैसे कैसे मराहिल से गुजरना होगा। अगर बच्चा इस वक्त हमारे साथ होता तो उसके लिए मालूम नहीं कितना परेशान होना पड़ता। ये कहते ही उसकी सोच में कहने लगा, हाँ, मुझे सचमुच एक माँ बनकर सोचना चाहिए कि इस वक्त मेरा बच्चा आया की निगरानी में आराम से होगा। पता नहीं अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना है और किन मुसीबतों का सामना करना है। अच्छा है कि वो एक जगह महफूज रहे। बच्चे तो मासूम होते हैं, इसलिए ये लोग फरमान से दुश्मनी नहीं करेंगे। मैं इसकी सोच और उसके लहजे में नसीहतें कर रहा था कि वो किसी हद तक कायल होती जा रही थी। फिर वो अचानक ही चौंक कर सोचने लगी, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? क्या ये मेरी सोच है? नहीं नहीं फरहाद के बच्चे, तो मेरी सोच में मुझे कायल कर रहे हो ना। मैं तुम्हारी ख्यालहानी के हथकंडों को अच्छी तरह समझती हूँ। सोच के जरिए ये बात कहने के बाद वो मेरे जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन मैंने जवाबन कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 बार मुझे आवाजें दी। फरहाद, अगर तुम मेरे दिमाग में झांक रहे हो तो इस तरह खामोश रहकर मुझे ना उलझाओ। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं बदस्तूर खामोश रहा। तब उसे यकीन हो गया कि मैं बहुत पहले ही इसे दिमागी राब्ता खत्म कर चुका हूँ, और बच्चे के मुतल्लिक जो बातें इसके दिमाग में आ रही थी वो इसकी अपनी सोच थी। इस तरह वो कायल हो गई कि फरमान को फिलहाल आया की निगरानी में रहना चाहिए। हमने जो बयान रिकॉर्ड किया था, इसके बाद कितना वक्त गुजर गया मुझे पता ना चला, क्योंकि मेरी रिस्ट वॉच बंद हो गई थी। एक तवील इंतजार के बाद इस कमरे का दरवाजा खुला। एक फौजी ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। फौजियों का इशारा भी एक हुक्म होता है। मैं बाहर आ गया। वहाँ कॉरिडोर में सोनिया भी खड़ी हुई थी। इसके साथ भी एक फौजी नौजवान था। हम इनके साथ मुख्तलिफ राहदरियों से गुजरते हुए एक बड़े से कमरे में पहुंचे, जो एक ड्राइंग रूम की तरह रास्ता था। चंद फौजी ऑफिसर इधर उधर सोफे पर बैठे हुए थे। एक सोफे पर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। तमाम लोग फौजी लिबास में थे। सिर्फ वही बूढ़ा एक बेहतरीन डार्क ब्लू सूट में नजर आ रहा था। उसने हमें देखते ही एक तरफ सोफे पर बैठने का इशारा किया। जब हम बैठ गए तो उसने बड़े ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं तुम दोनों के बयानात सुन चुका हूँ। बज़ाहिर तुम दोनों के बयानात में कोई खोट नजर नहीं आ रहा है, और तुमने स्मगलरों के खिलाफ हमारी पुलिस का साथ भी दिया है। जापानी हुकूमत के साथ तुम्हारा सबसे बड़ा ताउन ये है कि हमारे एक अहम राज को हम तक पहुंचा दिया। तुम दोनों इनाम के मुस्तहक हो, और तुम दोनों को जरूर इनाम दिया जाएगा। मैंने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप हमारी कदर कर रहे हैं और हम पर एतमाद कर रहे हैं। हमने अपनी हिस्ट्री आपके सामने पेश कर दी। आपको ये मालूम हो चुका है कि हम एक तवील अरसे से इधर उधर भटक रहे हैं, और कोई ना कोई दुश्मन हमारे पीछे लग जाता है जहां भी हम पनाह चाहते हैं और एक बाइज्जत शहरी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर ने तायद में सर हिलाते हुए कहा, मैं साफ कोई कादी हूँ। अगर तुम बाकायदा पासपोर्ट के जरिए अपने मुल्क से यहाँ आते तो मैं फौरन तुम्हें वापस भेज देता, मगर तुम हमारी अहम दस्तावेजात के साथ हमारे हाथ आए हो, और हम तुम पर एतमाद करने के बावजूद तुम्हें अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम हमारे अहम राज से वाकिफ हो। हम नहीं चाहते कि तुम किसी गैर मुल्की एजेंट के हथे चढ़ जाओ। यहाँ तुम दोनों आज़ादाना शहरी जिंदगी गुजारोगे, और हम दरपर्दा तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। मैंने और सोनिया ने एक दूसरे को खामोश निगाहों से देखा। फिर सोनिया ने सवाल किया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी निगरानी में रहेंगे? आपको हमारी तरफ से किस बात का खदशा है? बूढ़े ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मदाम, फिलहाल तो कोई खदशा नहीं है। तुम दोनों की हिफाजत इसलिए की जाएगी कि सुपर मास्टर यहाँ भी तुम लोगों को चैन से नहीं बैठने देगा। वह इंतकामन कोई कार्रवाई करेगा। वो इस अहम राज के सिलसिले में हमसे बहुत बड़ी कीमत वसूल करना चाहता था। हम सौदे के लिए तैयार थे। साथ ही हमारे जासूस इसकी ताक में लगे हुए थे। इसके अलावा हमारे हाथ लग जाते थे, मगर वो नामालूम कितने पर्दों में छुपा रहता है। इसकी कोई शनाख्त हमारे पास नहीं है। मादाम सोनिया, तुम इसकी तंजीम में रह चुकी हो, क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कुछ मदद कर सकती हो? सोनिया ने बताने लगी कि सुपर मास्टर को मास्टर साइमन के सिवा शायद किसी ने देखा नहीं देखा, जबकि मास्टर साइमन मर चुका है। फिर वह जजीरा कवाई की इस इमारत के मतलब बताने लगी, जहाँ के हर कमरे में टीवी सिस्टम के जरिए हमें देखा जाता था। वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के जो एजेंट अहम दस्तावेजात का सौदा करने आते थे, इनकी कोई बात, कोई हरकत सुपर मास्टर से पोशीदा नहीं रहती थी।
वो अपने खुफिया चैम्बर में बैठकर एक बड़े से स्क्रीन पर इस इमारत के हर कमरे के लोगों को देखता रहता था। कोई खतरा पेश आने से पहले ही मुख्तात हो जाता था। ऐसे ही हिफाजती इंतजामात के बायस वो हमारे हाथों से भी निकल गया। तमाम अफसरान सोनिया की बातें गहरी तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहे थे। सोनिया से बहुत सी मालूमात हासिल करने के बाद बूढ़े ऑफिसर ने कहा, हम सोच भी नहीं सकते थे कि कवाई जैसे छोटे से जजीरे में सुपर मास्टर जदीद आलात के जरिए इतना मजबूत कला बना चुका है। हम अपने जासूस वहां भेजने वाले थे। अच्छा हुआ कि हमने अपनी प्लानिंग पर अब तक अमल नहीं किया था, मगर अब तुम दोनों की मौजूदगी से ये तवक्का है कि वो इधर का रुख जरूर करेगा। इस वक्त हमारे दरमियान अंग्रेजी जुबान में गुफ्तगू हो रही थी। मैंने इस मौका से फायदा उठाकर बूढ़े ऑफिसर की सोच में कहा, हाँ, फरहाद और सोनिया इस मुल्क में रहेंगे तो सुपर मास्टर या उसके खास आदमी यहाँ जरूर पहुंचेंगे। क्या ऐसे वक्त सोनिया अपने मास्टरों की तंजीम में वापस जाएगी? इस सवालिया सोच के जवाब में वो बूढ़ा ऑफिसर सोचने लगा। कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सोनिया आइंदा कैसा किरदार अदा करेगी। मैं दुनिया जहान के तजुर्बात समेटे बैठा हूँ। मैंने ऐसे चालाक मुजरिम देखे हैं जो बज़ाहिर अपने ग्रोह से कट जाते हैं, पुलिस वालों के साथ भरपूर तावन करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कानून की मजबूत गिरफ्त को कमजोर बनाते रहते हैं। अब सोनिया और फरहाद हमारा जो राज वापस लेकर आए हैं, तो इस राज की दूसरी नकल सुपर मास्टर के पास मौजूद होगी। इस मनफी पहलू को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों अब भी तंजीम के वफादार हो सकते हैं और यहाँ किसी जबरदस्त मुहिम के सिलसिले में हमारा एतमाद हासिल कर रहे हैं। हम जैसे लोग भी अक्सर उर्दू बोलते बोलते कभी अंग्रेजी और फिर कभी उर्दू जुबान में बोलने लगते हैं। उसने भी यही किया। मैंने फिर उसे अपने तौर पर सोचने के लिए मजबूर नहीं किया। इतनी ही मालूमात काफ़ी थी कि हम इनकी नज़रों में मशकूक हैं। अब हम इस खुशफहमी में ना रहते कि वो हम पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं। बूढ़े ऑफिसर ने कहा, मिस्टर फरहाद, तुम दोनों के लिए बेहतरीन रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। वहाँ तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा। इसके अलावा भी कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी ख्वाहिश बयान की। मुझे जापानी ज़ुबान से लगाव है। हम दोनों मियाँ बीवी ये ज़ुबान सीखना चाहते हैं। आप इसके लिए कोई इंतज़ाम कर दें। वहां बैठे हुए तमाम ऑफिसर खुश होकर हमें देखने लगे। बूढ़े ऑफिसर ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है कि तुम हमारी जुबान सीखना चाहते हो। इसका इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद उसने उठकर रुखसती मुसाफा किया। मैंने इससे पूछा, अगर हम किसी जरूरत के तहत आपसे रब्ता कायम करना चाहें तो क्या आपसे मुलाकात हो जाएगी? उसने हमें एक फ़ोन नंबर बताया और अपना नाम और ओहदा भी बताया। वो वहाँ की सीक्रेट सर्विस का चीफ था और अपने मखसूस हल्के में कर्नल जोशो हू के नाम से पहचाना जाता था। इमारत के बाहर इस बार हमें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया और हमें साथ ले जाने वाला आम शहरी लिबास में था। वो हमें टोक्यो के एक बहुत ही खूबसूरत रिहायशी इलाके में ले गया। एक बड़ी सी झील के किनारे पेगोडा की तरह का एक छोटा सा बंगला था। इसके वसी लॉन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इसके चारों तरफ हरियाली थी और खुश रंग परिंदे मुख्तलिफ सुरों में चहचहा रहे थे। जब हम बंगला के सामने पहुंचे तो एक जापानी मुलाजिम और मुलाजिमा ने हमारा इस्तकबाल किया। मुलाजिम ने मुझे मेरी जुबान में और मुलाजिमा ने सोनिया को इसकी मादरी जुबान में खुशामदीद कहा। उसी वक्त मेरी समझ में आ गया कि यह खास बैरूनी ममालिक से आने वालों के लिए तरबियत याफ्ता मुलाजिम है। वो हमें मकान के अंदर ले जाकर वहाँ के मुख्तलिफ कमरे दिखाने लगे। ड्राइंग रूम में एक टेलर मास्टर मौजूद था जो हमारे लिए लिबास तैयार करने आया था। जरा सी देर में पता चल गया कि वहाँ हमारी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। दूसरे दिन से जापानी जुबान सिखाने के लिए एक ट्यूटर आने लगा। कुछ दिनों के लिए रावी ने हमारे लिए चैन और आराम लिख दिया। सोनिया को फरमान वापस मिल गया था। हम अपनी पसंद का खाना कभी अपने बंगले में और कभी वहाँ के मुख्तलिफ होटलों में खाते थे। सोनिया ज्यादातर फरमान के साथ मसरूफ रहती थी, लिहाजा क्लब वगैरह में तनहा जाया करता था। मेरी रहनुमाई के लिए वो उर्दू बोलने वाला जापानी मुलाजिम कभी कभी मेरे साथ हो जाता था। पहले मेरा ख्याल था कि वही हमारी निगरानी के लिए मामूर किया गया है। इसका नाम शिंगरो था। वो एक वफादार मुलाजिम की तरह मेरे हर हुक्म की तमील करता था। जब मैं कभी इसे कह देता कि आज उसकी रहनुमाई की जरूरत नहीं है तो वो बिला चूचरा मुझे तनहा छोड़ देता था। वो लोग यही तासुर दे रहे थे कि हम बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिए गए हैं, मगर अब हम खुशफहमी में मुब्तला नहीं हो सकते थे। यूँ भी हम वहाँ किसी गलत मकसद के तहत क्याम नहीं कर रहे थे। हम कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते थे जिससे इनके शुबों को तकवीयत पहुंचती। तकरीबन 6 माह में मैंने बड़ी हद तक जापानी जुबान सीख ली। अब वो जुबान बोलने और समझने में दुश्वारी पेश नहीं आती थी। सिर्फ लिखने पढ़ने में खातरख्वाह अरवानी नहीं थी। जब मुझे इस हद तक एतमाद हो गया कि अब मैं वहाँ के किसी भी बाशिंदे के दिमाग में झांक सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने इसी बूढ़े ऑफिसर जोशोहू के दिमाग में झांकना शुरू किया। पहले तो मैं इसके जापानी लहजे को अच्छी तरह समझता रहा कि वो किस तरह ठहरे हुए अंदाज में बोलता और सोचता, और इस तरह मैं इसकी मसरूफियात को भी समझता रहा। कर्नल जोशोहू बहुत ही रिजर्व रहने वाला ऑफिसर था। अपने मातहतों से भी खास जरूरत के वक्त मुलाकात करता था। उसका ज्यादा वक्त अपने बंद कमरे में गुजरता था और वह सीक्रेट सर्विस के अहम मामलात पर गौर किया करता था।
इस वक्त वो एक गैर मुल्की एजेंट के मुतल्लिक गौर कर रहा था। वो एजेंट एक बहुत बड़े मुल्क से आया था। इस मुल्क से जापानी हुकूमत के दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन बड़ी ताकतें दोस्ती की आड़ में दोस्त ममालिक की कमजोरियां तलाश करती हैं। वो एजेंट बज़ाहिर कारोबारी सिलसिले में वहां आया हुआ था, एक बहुत बड़े होटल में ठहरा हुआ था। रफ्ता रफ्ता इसकी सरगर्मियों का पता चला। वो अक्सर शाम को क्लबों में जाया करता था और फौजी अफसरान की बेगमात से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता था। इसी कोशिश के दौरान इसकी दोस्ती कर्नल जोशोहू की नौजवान बेटी सुजुको से हो गई थी। मैं ये मालूमात कर्नल जोशोहू के दिमाग से हासिल कर रहा था। इसकी बेटी सुजुको जितनी हसीन थी उतनी ही जहीन भी थी और मुहिब्बे वतन ऐसी के मुल्क दुश्मन अनासर से मुहतात रहना अच्छी तरह जानती थी। जब इस गैर मुल्की एजेंट जेम्स हार्वे ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की तो वह इसकी दोस्त बन गई और पहली फुर्सत में अपने बाप कर्नल जोशोहू तक ये इतला पहुंचा दी कि एक गैर मुल्की जेम्स हार्वे इससे दोस्ती बढ़ा रहा है। इसी वक्त से इंटेलिजेंस के आदमी इसके पीछे लग गए, लेकिन अभी तक दूर ही दूर से निगरानी हो रही थी। वो उसे छेड़ना नहीं चाहते थे। ये मालूम करना चाहते थे कि वो अपने मुल्क की तरफ से किस अहम मिशन पर आया है। सोजुको से इसकी दोस्ती सिर्फ एक हफ्ते की थी और वो लड़की अभी तक इसे कुछ उगलवा नहीं सकी थी। इस वक्त मैंने कर्नल जोशोहू की सोच में कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा, मुझे सोच समझकर नए सिरे से प्लानिंग करनी होगी। अगर हमारा कोई आदमी इसके आसपास रहेगा तो अपने करीब जापानी सूरतें देकर मुहतात हो जाएगा। लिहाजा किसी काबिल एतमाद गैर मुल्की को अपने एतमाद में लेकर उसे हार्वे के पीछे लगाना चाहिए। कर्नल जोशोहू अपने तौर पर सोचने लगा, मगर हम किसी गैर मुल्की पर किस हद तक एतमाद कर सकते हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया, फरहाद या सोनिया से ये काम लिया जा सकता है। अभी तक इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है। अब इस मिशन पर इन्हें आजमाया भी जा सकता है कि वो किस हद तक हमारे लिए काम के आदमी है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे और सोनिया को अपना अलाकार बनाना कहाँ तक मुनासिब होगा। फिर वो अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में गया, जो बज़ाहिर एक स्टोर रूम था, मगर वहाँ ट्रांसमीटर के मुख्तलिफ आलात नस्ब थे। मैं इसके इरादे को समझ गया था कि वो मेरे जापानी मुलाजिम शिंगरो से रब्ता कायम करना चाहता है। मैं उसे छोड़कर शिंगरो के दिमाग में झांकने लगा। जरा सी देर में मैंने इसके दिमाग में टिक टिक की आवाज़ सुनी। फौरन इसकी सोच ने कहा, यह आवाज़ मेरे सिगरेट लाइटर से आ रही है, मुझे कॉल किया जा रहा है। उसने जेब में हाथ डालकर सिगरेट लाइटर के एक बटन को दबाया तो वो टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई। इस वक्त वो किचन में था और अब सर्वेंट क्वार्टर में जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो मालूम करना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो किचन से निकलकर मुख्तलिफ कमरों में मुझे तलाश करता हुआ मेरे बेडरूम की खिड़की के पास आया। मैं आराम से आंखें बंद किए बेड पर लेटा हुआ था। वो मुतमईन होकर हमारे बंगले के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। फिर वो अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद अपना सूटकेस खोलकर एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और थोड़ी देर पहले आने वाली कॉल के जवाब में रब्ता कायम करने लगा। चंद लम्हों के बाद कर्नल जोशोहू से बातें कर रहा था। कर्नल हमारे मुतल्लिक सवाल कर रहा था। उसने जवाबन कहा, मदम सोनिया और मिस्टर फरहाद बिल्कुल बेजरर हैं। मैं मुतल्लिका ऑफिसर्स को रोजाना रिपोर्ट देता रहता हूँ। दोनों मियाँ बीवी के बेडरूम में जो खुफिया रिकॉर्डर रखे हुए हैं, इनके जरिए भी यही पता चलता है कि ये मुजरमाना जहनीत के लोग नहीं हैं। मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। बेचारों ने हमारी असलियत मालूम करने के लिए कैसे कैसे इंतजामात कर रखे थे। इनका ख्याल था कि मैं और सोनिया अपनी ख्वाबगाह की तन्हाई में चुपके चुपके ऐसी हम बातें करेंगे जो हम इनसे छुपा रहे हैं, या अगर हम मास्टरों की तंजीम के वफादार हैं तो सुपर मास्टर से या इसके किसी खास आदमी से किसी न किसी तरह रब्ता कायम करेंगे। मगर इस तंजीम से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए किसी से रब्ता कायम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, ये ज़रूर है कि मियाँ बीवी अपनी ख्वाबगाह की तन्हाई में बहुत सी अहम और बहुत सी गर्म बातें करते हैं। गर्म बातें तो हम करते ही थे, अगर वो रिकॉर्ड होती हैं तो होती रहीं, लेकिन जब कोई ख़ास बात करनी होती तो हम सोच के ज़रिए करते थे। इस सोच को रिकॉर्ड करने वाला कोई आला अब तक ईजाद नहीं हुआ है। शेंगुरू की रिपोर्ट खत्म होने के बाद मैंने फिर कर्नल जोशोहू की तरफ दिमागी छलांग लगाई। अब वो मस्बत अंदाज में हमारे मुतल्लिक सोच रहा था कि बड़े से बड़ा मुजरिम अपनी तन्हाई में कोई ना कोई बात या कोई ना कोई हरकत ज़रूर करता है जिससे वो बेनकाब हो जाता है। लेकिन मेरे आदमियों ने, हमारे नस्ब किए हुए आलात ने फरहाद और सोनी की तन्हाई को भी खंगाल डाला है। अब इनके जाहिर की तरह इनका बातन भी साफ नजर आ रहा है। अब वक्त आया है कि इन्हें अमली तौर पर भी आजमाया जाए। कर्नल अपने प्राइवेट चैम्बर में आकर बैठ गया था। वहां भी वो थोड़ी देर तक हमारे मुतल्लिक सोचता रहा। फिर इसने मेज के साथ लगे हुए एक बटन को दबाया। थोड़ी देर के बाद एक उधेड़ उम्र के फौजी ऑफिसर ने अंदर आकर सैल्यूट किया। कर्नल ने कहा, हार्वे के सिलसिले में हमारी प्लानिंग जरा सी तब्दील हो रही है। वो होटल के कमरा नंबर 32 में ठहरा हुआ है। इसके आसपास का कोई कमरा फरहाद अली तैमूर के नाम से हासिल करो। इसके बाद फरहाद से मुलाकात करो, उसे हार्वे के मुतल्लिक तफसील से समझाओ और अपना मकसद बताओ कि हम हार्वे के खुफिया मिशन के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं। वो ऑफिसर तमाम एहकाम सुनने के बाद वहां से चला गया। कर्नल मुझसे काम लेने के सिलसिले में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था।
फिर वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर अपनी रिहाइशगाह का नंबर डायल करने लगा। जब दूसरी तरफ से किसी ने रिसीवर उठाया तो कर्नल ने अपनी बेटी सुजुको को तलब किया। थोड़ी देर के बाद सुजुको की मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। इस तरह मैं सुजुको की गुफ्तगू के अंदाज से इसके लहजे, उसकी सोच को स्टडी करने लगा। कर्नल से कह रहा था, बेटी तुमने मुझे बताया था कि आज रात क्लब में हार्वे से फिर तुम्हारी मुलाकात होगी। यस पापा, वो 8 बजे मुझसे मुलाकात करेगा। तुम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर दो। आज शाम को इसके होटल पहुंच जाओ। तुम इसे कहना कि तन्हाई में बोर हो रही थी, इसलिए वक्त से पहले चली आई हो। इस तरह वो खुशफहमी में मुब्तला हो जाएगा कि तुम नादान लड़की हो और इसके इश्क में मुब्तला हो गई हो। पापा ये सब तो मैं कर लूंगी, मगर मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि मैं आपकी तरह जासूसी कारनामे अंजाम दूं। आप मुझसे कोई अहम काम क्यों नहीं लेते? मेरी गुड़िया, जो कुछ तुम कर रही हो वो वही जासूसी है। आज एक अहम काम तुम्हें दे रहा हूँ। हार्वे के आसपास किसी कमरे में एक पाकिस्तानी नौजवान नजर आएगा। वो हमारा आदमी है, मगर तुम हार्वे के सामने इस पाकिस्तानी नौजवान पर शुबा जाहिर करना कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है और इसके मुतात अंदाज से पता चलता है कि वो किसी गलत इरादे से हमारे मुल्क में आया है। ये कैसी जासूसी है पापा कि मैं आपके ही आदमी को अपना दुश्मन कहूँ? बेटी, ये शातराना चालें हैं। एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की जात से दिलचस्पी लेता है। हार्वे भी हमारे इस आदमी से करीब होने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा ये तुम्हें रफ्ता रफ्ता मालूम होता रहेगा। कैरी ऑन माई इंस्ट्रक्शन। कर्नल ने रिसीवर रख दिया। मैंने भी इससे रब्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद मैंने सोनिया को सोच के ज़रिए मुखातिब किया। हेलो सोनिया, क्या कर रही हो? उसका जवाब सुनाई दिया। तुम्हारे शरीर बेटे को सुला रही हूँ। बस तुम इसी काबिल रह गई हो। तुम्हें एक बेटा मिल गया और नामालूम कितना अरसा ज़िंदगी गुजारने के लिए ये खूबसूरत बंगला मिल गया। अब तुम घरेलू औरत के फ़राइज़ अदा करती रहोगी। ऐसा तो ना कहो फरहाद, सलाहियतों को कभी जंग नहीं लगता। अभी तो तकदीर में आराम ही आराम लिखा है, इसलिए मैं पुरस्कून बैठी हूँ। अगर कोई आजमाइशी वक्त आ पड़ा तो मैं शेरनी की तरह छपट पड़ूंगी। नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं आया। अलबत्ता बड़ी मुद्दत के बाद मुझे ज़रा हाथ पांव हिलाने का मौका मिल रहा है। मैं उसे वो तमाम बातें बताने लगा कि कर्नल जोशो हो अब हम पर बड़ी हद तक एतमाद कर रहा है। अब मुझसे एक अहम काम ले रहा है और आज से कुछ दिनों के लिए मेरा क़याम एक होटल में होगा। सोनिया ने कहा, तुम कहीं भी रहो मगर 2 बातों का ख्याल रखना। पहली बात तो ये कि मुझसे दिमागी राब्ता कायम करते रहना। बाज़ औक़ात मैं सोच के ज़रिए तुम्हें पुकारती ही रह जाती हूँ। काश मैं भी तुम्हारे दिमाग पर दस्तक देने का तरीका जानती। काश मैं भी तुम्हारी तरह सूंघने की हिस्स रखता। अब एक दूसरे की सलाहियत से ललचाने का क्या फ़ायदा? अपनी बात कहो और दूसरी बात करो। दूसरी बात ये कि बाहर जाकर लड़कियों के चक्कर में ना फंसना, वरना किसी मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ, एक तजर्बा तो हो रहा है। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ? मैं कहका लगाने लगा। इसी वक्त मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ गई। मेरा मुलाजिम शिंगरू वहाँ खड़ा मुझे हैरानी से देख रहा था। हैरानी की बात ही थी। वो बेचारा कैसे समझता कि सोनिया दूसरे बेडरूम में होने के बावजूद मेरी सोच की नगरी में मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने जीपते हुए कहा, हेलो शिंगरू भाई, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था, इसलिए बेख्तियार हंसने लगा। उसने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, मेरे साथ भी एक आध बार ऐसा हो चुका है। तन्हाई में किसी बात पर हंसी आ जाती है तो मैं चौंक कर आसपास देखने लगता हूँ कि कोई मुझे पागल तो नहीं समझ रहा है। इसकी बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ है। यूँ शुबा होता भी कैसे? कोई ये समझ ही नहीं सकता था कि मैं ख्यालहानी के ट्रांसमीटर से गुफ्तगू करता हूँ। बहरहाल दोपहर को वो डेढ़ उम्र का फौजी ऑफिसर मुझसे मिलने आ गया। पहले तो मेरी और सोनिया की बहुत तारीफें करता रहा, फिर हम पर मुकम्मल एतमाद ज़ाहिर करने के बाद अपने मतलब की वही बातें करने लगा जो मुझे पहले ही मालूम हो चुकी थी। मैंने खुशी का इजहार किया कि यहाँ के सीक्रेट सर्विस वाले मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं। उसने मुझसे कहा, होटल का कमरा नंबर 34 तुम्हारे लिए रिजर्व है। तुम एक सूटकेस में कपड़े लेकर यहाँ से निकलो। बाहर तुम्हारे लिए एक टैक्सी खड़ी है। ये तुम्हारा पासपोर्ट और वीज़ा है। तुम अभी 3 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पहुँचे हो, यानी हांगकांग से आए हो। होटल के काउंटर पर जाकर अपना नाम बताना, वो तुम्हें कमरा नंबर 34 में पहुँचा देंगे। मैंने कहा, 34 के 3 और 4 को मिलाया जाए तो लकी नंबर 7 बन जाता है। ये नंबर मेरे लिए भी खुश नसीबी लाएगा। ऑफिसर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं अपना सूटकेस लेकर बाहर टैक्सी में आकर बैठ गया। जब टैक्सी होटल की तरफ चल पड़ी तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मुखातिब करते हुए जापानी ज़ुबान में कहा, मिस्टर फरहाद, अब आप हमारी ज़ुबान अच्छी तरह समझने लगे हैं। मैं चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। वो मेरा नाम कैसे जान गया? उसने मुस्कुरा कर कहा, आप हैरान ना हो, मैं इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। उसने जेब से एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इस कार्ड पर एक नज़र डालकर उसे वापस कर दिया। मुझे वो कार्ड पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं इसके दिमागी कार्ड के सच और झूठ को पढ़ सकता था। उसने कहा, मिस्टर फरहाद, जब तक आप होटल में क़याम करेंगे मैं टैक्सी ड्राइवर के रूप में होटल के करीब ही टैक्सी स्टैंड के पास रहूँगा। आप इस टैक्सी के नंबर को याद रखें, क्योंकि मेरी ड्यूटी तब्दील होगी तो यहाँ मेरी जगह हमारा कोई दूसरा आदमी आएगा। आप ज़रूरी रिपोर्ट इसी टैक्सी के किसी भी ड्राइवर तक पहुँचा सकते हैं।
इसने मुझे टैक्सी का नंबर बताया। मैंने उसे जिसे ही नशीन कर लिया। उसके खामोश होते ही मैं इसके दिमाग को टटोलने लगा। इस वक्त वो सोच रहा था, अगर ये पाकिस्तानी नौजवान इस मुहिम में कामयाब हो जाए तो हमारे महकमे में इसका बड़ा नाम होगा। अब देखना है कि ये कितनी होशियारी से काम करता है। मुझे यकीन हो गया कि वो कोई फ्रॉड नहीं है। होटल पहुंचकर मैंने काउंटर पर अपना नाम बताया तो मुझे खुशामदीद कहा गया। काउंटर पर रजिस्टर की हानापुरी करने के बाद मेरा सूटकेस उठाकर मुझे दूसरी मंजिल पर ले जाया गया। मैं मुख्तलिफ कमरों के सामने से गुजरते हुए नंबरों को पढ़ता जा रहा था। 32 नंबर के बाद 33 और इसके बाद 34 नंबर का कमरा था। मैंने इस कमरे में आकर चाय का ऑर्डर दिया। फिर तन्हाई में बैठकर सोचने लगा कि जेम्स हार्वे से किस तरह ताल्लुक बढ़ाना चाहिए। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम ना होता अगर मैं हार्वे के दिमाग तक पहुंच जाता। ये उसी वक्त होता जब सुजुको इससे मिलने आती। चाय पीने के दौरान सुजुको याद आने लगी। पता नहीं वो यहाँ किस वक्त पहुंचने वाली थी। मैं हौले हौले ख्याल खाने की दहलीज से रेंगता इसके दिमाग के आंगन में पहुंच गया। बड़ा ही फूलों भरा आंगन था। एक बहुत ही उम्दा सी खुशबू इसके जिस्म से उठ रही थी। उसके जहन में जापानी तर्ज की मौसीकी गूंज रही थी। वो अपने बंद कमरे में इस मौसीकी के सुर ताल पर थिरक रही थी। ऐसी उम्र में अंगड़ाइयां लेकर बदन तोड़ने को जी चाहता है और अगर रक्स का मौका मिल जाए तो थिरकने के बहाने अंग अंग से अंगड़ाई का गुबार निकलता रहता है। एक तरफ रिकॉर्ड प्लेयर से मौसीकी उभर रही थी, दूसरी तरफ वो कदादम आईने के सामने बदन के मुख्तलिफ जाविये बनाती हुई अपने आप को देख रही थी और मैं इसके दिमाग के आईने में उसे फूलों भरी शाख की तरह लचकते, बल खाते और मस्ती में झूमते देख रहा था। यूं तो तमाशा ही जरा फासले से तमाशा देखते हैं, मगर मैं इसके अंदर इसके जज्बात और एहसासात में डूबकर इसकी चोर मस्तियों को समझ रहा था। वो कहीं से कमान की तरह खम खाकर चटकती तो मैं इसके एहसासात से इसके चटकने की सदा सुन लेता था। ऐसा तो शायद ही कोई खुशनसीब होगा जो किसी के अंदर इतनी दूर तक उतर जाता हो। चाय खत्म हो गई, फिर भी मैं अपनी जात से बहुत दूर इस जापानी गुड़िया की रंगों भरी दुनिया में गुम था। जब वो थक कर बिस्तर पर गिर पड़ी तो मैं इसके हाँफते वजूद की नजाकत को एहसासात की उंगलियों से महसूस करता रहा। फिर अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं बहक रहा हूँ। तकरीबन 7 माह आराम और साइश की जिंदगी गुजारने के बाद शायद मैं आराम तलब हो गया था, इसलिए मैं गुदगुदाती हुई तफरी की तरफ फिसल गया था। मैंने फौरन इस जापानी गुड़िया को अपने जेहन से झटक दिया। अपनी जगह से उठकर मैंने अपना सूटकेस खोला और लिबास तब्दील करने लगा। एक बेहतरीन सूट पहनने के बाद कमरे से निकल आया। मकसद ये था कि बाहर अगर कोई अंग्रेज नजर आ जाए तो मैं इसे समझने की कोशिश करूं कि वही मेरा शिकार है या नहीं। मैं लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आया, फिर वहां से स्विमिंग पूल के लॉन में आकर एक मेज पर बैठ गया। वहां जापानी ज्यादा नजर आ रहे थे, मगर गैर मुल्की भी खासी तादाद में थे। देश देश की दुशीज़ाएं स्विमिंग के मुख्तसर से लिबास में दूर दूर तक नजर आ रही थी। पूल के साफ शफाफ पानी में जलपरियों की तरह तैर रही थी। मैंने दिल दिल में लाहौल पढ़ते हुए सोचा कि मैं फिर तफरीक की तरफ चला आया हूँ। मैं पूल की तरफ से नजरें हटाकर आसपास की मेजों को देखने लगा। आपका गिलास रखा हुआ था, मगर दूसरी मेजों पर विस्की से भरे जाम। आसपास की मेजों पर इत्तफाक से अंग्रेज ही नजर आ रहे थे। एक अंग्रेज के साथ एक अमेरिकन लड़की थी, दूसरे के साथ एक जापानी लड़की बैठी हुई थी। मैंने सोचा हार्वे वहां तन्हा आया है, लिहाजा इसके साथ कोई लड़की नहीं होगी। फिर ऐसे वक्त जबकि वो सुजुको से दोस्ती बढ़ा रहा था तो एहतियातन किसी दूसरी लड़की से फ्लर्ट नहीं करेगा। चूंकि दूर दूर तक और कोई अंग्रेज नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं करीब के लोगों में ही दिलचस्पी लेने लगा। इन दिनों मैं जापानी जुबान का तालिब इल्म था और जापानी हुस्न अपने इतराफ देखता रहता था। लिहाजा मैं सोच के जरिए इस जापानी लड़की की बातें सुनने लगा, जो अंग्रेज नौजवान के साथ बैठी हुई विस्की से शुगल कर रही थी। वो कह रही थी, जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ का एक एक मकाम काबिल दीद है। जब तुम अपनी मुहिम सर कर लोगे तो मैं तुम्हें पूरे मुल्क की सैर कराऊंगी। उसकी बात सुनते ही मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि वो किसी मुहिम की बात कर रही थी। वो नौजवान शौकी से कह रहा था, मैंने मुल्क मुल्क की सैर की है। सच पूछो तो मैं सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी सैर करना चाहता हूँ। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई, लेकिन ऊपरी दिल से जरा सख्त लहजे में बोली, मैं इश्क और मोहब्बत की बातें नहीं करने आई हूँ। अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो पहले अपना काम करो। बाद में हो सकता है कि मैं इनाम के तौर पर तुम्हें मिल जाऊं। चलो अब काम की बातें करो। मुझे रिपोर्ट पहुंचानी है कि सुजुको से तुम्हारी बेतकल्लफी किस हद तक बढ़ी है। सुजुको का नाम आया तो मैंने खुश होकर शरबत का एक बड़ा सा घूंट लिया। ये समझने में देर न लगी कि मैं हार्वे के करीब पहुंच गया हूँ। लेकिन वो जापानी लड़की मुझे हार्वे से ज्यादा अहम नजर आ रही थी, क्योंकि वो उससे रिपोर्ट तलब कर रही थी। जाहिर है कि ये रिपोर्ट वो किसी दूसरी जगह पहुंचाने वाली थी। इसलिए मैं फिलहाल इसी के दिमाग से मुंसलक रहा और इसी के दिमाग से हार्वे की बातें भी सुनता रहा। वो सुजुको के मुतल्लक कह रहा था, उससे बेतकल्लफी सिर्फ बातों की हद तक बड़ी है। कभी कभी वो हाथ पकड़ने की इजाजत देती है, पर मैंने उसे बाजुओं में लेने की कोशिश की तो वो दूर हट गई। उस जापानी लड़की ने बेजारी से कहा, प्लीज मिस्टर हार्वे,
हमें इसे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम इसे बाजुओं में लेना चाहते थे। जब बातों की हद तक बेतकल्लफी बढ़ चुकी है तो तुम्हें इसे कहना चाहिए कि तुम्हें जापानी तर्ज के खाने और जापानी तर्ज का घरेलू माहौल बहुत पसंद है। ये सुनकर वो तुम्हें अपने घर चलने की दावत जरूर देगी। एक बार तुम्हें वहां मेहमान की हैसियत से दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी तो फिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। हार्वे ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, मिस मोनिका, जैसा कि आप लोगों की मालूमात है कि कर्नल जोशोहू अपने दफ्तर में आकर कुछ खाता पीता नहीं है, हत्ता कि अपना पसंदीदा सिगार भी नहीं पीता। अगर घर में मेहमान आए तो इनके साथ भी खाने में शरीक नहीं होता। इस कदर मुहतात आदमी को किस तरह जहर दिया जा सकता है? मोनिका ने विस्की के जाम से एक चुस्की लेने के बाद कहा, यही मुश्किल तो हमारे आड़े आ रही है कि वो बूढ़ा बहुत मुहतात रहने का आदी है। अगर ऐसा ना होता तो हम में से कोई भी उसे आसानी से जहर दे सकता था। इसलिए हमने ये प्लानिंग की है कि तुम बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट हो, सुजुको के बॉयफ्रेंड बनकर इसके घर अक्सर आ जा सकते हो। अक्सर आना जाना रहेगा तो तुम्हें कर्नल की किसी भी खाने पीने की चीज में जहर मिलाने का मौका मिल जाएगा। ये काम इत्मीनान से और बहुत एहतियात से करना होगा। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की सीक्रेट सर्विस के अंदर तब्दीलियां लाना चाहते हैं। वो बूढ़ा कर्नल मर जाएगा तो इसकी पोस्ट पर हमारे काम का आदमी आ जाएगा। इसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। कितनी गहरी साजिश हो रही थी। कोई बड़ी ताकत वहां की सीक्रेट सर्विस में अपने मुफाद की खातिर तब्दीलियां लाने की कोशिश में थी। मैं कनखियों से इस मेज की जानब देखने लगा। मोनिका अपना पर्स खोल रही थी। फिर इसने पर्स में से एक स्याह रंग का कलम निकालते हुए कहा, मिस्टर हार्वे, ये बज़ाहिर एक फाउंटेन पेन है, लेकिन इसके अंदर रोशनाई की बजाय जहर है। इस कलम की निब की साख्त ऐसी है कि तुम इसके जरिए किसी भी खाने पीने की चीज में जहर को इंजेक्ट कर सकते हो। ये कलम तुम्हारी जेब में लगा रहेगा तो किसी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि तुम एक मुहलक और जुदोसर जहर लिए फिर रहे हो। वो उसे होले होले बताने लगी कि इस कलम को किस तरह ऑपरेट करना चाहिए। हार्वे उसे हैंडल करने का तरीका समझता रहा। फिर उसने कलम को अपनी कमीज की जेब में रखते हुए पूछा, अच्छा तो फिर तुमसे कब मुलाकात होगी? मोनिका ने जवाब दिया, मैंने अपना मकान तब्दील कर दिया है। अब आप गांज स्ट्रीट के पीछे योकोहामा स्ट्रीट में 400 नंबर का मकान मेरा है। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो। इस नंबर पर मुलाकात की जगह और वक्त मुकर्रर कर लेना। मैं ठीक वक्त पर इसी जगह पहुंच जाऊंगी। वो फ़ोन नंबर बताने लगी। ऐसे वक्त मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे टेलीपैथी की सलाहियतों से नवाजा है। यहाँ की सीक्रेट सर्विस वाले कई दिनों से हार्वे के पीछे लगे हुए थे। ये मालूम करने में नाकाम रहे थे कि वो किस खतरनाक मिशन पर यहाँ आया है। खुदावंद करीम की मेहरबानियों से मुझे कामयाबी नसीब हो रही थी और देखते ही देखते इनके साजिशी मंसूबे तक पहुंच गया था। शरबत का गिलास खाली करने के बाद बैरा मेरे नाम का चार्जिंग कार्ड लाया। मैंने बिल की जगह दस्तखत कर दी। फिर वहां से उठकर तेज से चलता हुआ होटल के वसी कंपाउंड से बाहर जाने लगा। पहले मैंने सोचा था कि होटल के फोन के जरिए कर्नल से रब्ता कायम करूं, मगर फोन पर कोई तीसरा भी हमारी गुफ्तगू सुन सकता था। इसलिए मैं होटल के कंपाउंड से बाहर टैक्सी स्टैंड के पास आ गया। प्रोग्राम के मुताबिक वो टैक्सी मेरे इंतजार में मौजूद थी। टैक्सी ड्राइवर की शक्ल में वही शख्स मौजूद था जो मुझे होटल तक लाया था। उसने मुझे देखते ही टैक्सी ड्राइवरों के खास अंदाज में टैक्सी का पिछला दरवाजा खोल दिया। जब मैं पिछली सीट पर बैठ गया तो उसने दरवाजा बंद करते हुए आहिस्तगी से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी जल्दी रिपोर्ट देने आएंगे। वो स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ाता हुआ बोला, क्या इस गैर मुल्की से सामना हुआ था? मैंने सीट की पुस्त से टेक लगाकर नहायत इत्मीनान से कहा, तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं कर्नल से मिलना चाहता हूँ। उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। उसने गाड़ी की रफ्तार को जरा सुस्त करते हुए पूछा, क्या मतलब? तुम कर्नल से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कर्नल कोई मामूली हस्ती नहीं है। वो बराह रास्त किसी से मुलाकात नहीं करते। तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। सॉरी मिस्टर, मैं कर्नल से अपने ज़ाती मामलात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि मेरी बात को वहां तक पहुंचा दो। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। फिर मेरी तरफ घूर कर बोला, मैं अपनी ड्यूटी तुमसे ज्यादा समझता हूँ। कर्नल तक सिर्फ काम की बातें पहुंचाई जाएंगी। अगर तुम्हारा कोई जाती मसला है तो इसे हम हल कर लेंगे। तो फिर हल करो। मेरा जाती मसला यही है कि मैं कर्नल तक पहुंचना चाहता हूँ। तुम अजीब आदमी हो। वो लच कर रह गया। पता नहीं इसके बाद क्या बड़बड़ करता रहा। मैं इसकी बड़बड़ाहट के पीछे इसकी दबी दबी सी सोच को पढ़ने लगा। इसके दिमाग में ये बात थी कि मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसे मैं जाती तौर पर कर्नल के रूबरू पेश करना चाहता हूँ। वो बड़बड़ाने के बाद सोचने लगा, ये इस तरह नहीं मानेगा। इसे दोस्ताना अंदाज में बात उगलवानी होगी। पता नहीं कमबख्त ने इतनी सी देर में किस किस्म की मालूमात हासिल की हैं। सुना है ये और इसकी बीवी दोनों बेहद चालाक हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोनिका और हार्वे को बातें करते सुन लिया हो। मैंने खुद देखा है, आध घंटा पहले मोनिका होटल में हार्वे से मिलने गई थी। इसकी सोच पड़ते ही मैं खटक गया। बेशक वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था, मगर अपने ही मुल्क का गद्दार था। ये बात तो सभी समझते हैं कि मुल्क के अंदर साजिशों का जाल इसी वक्त फैलता है जब इस मुल्क के ही कुछ लोग गद्दारी पर आमादा हो जाते हैं। और अब वो बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मुझसे बातें कर रहा था और मुझे समझा रहा था कि मैं इसकी पोजीशन का ख्याल करूं। अगर मेरी रिपोर्ट इसके जरिए कर्नल तक पहुंचेगी तो जासूस की हैसियत से इसकी कारकर्दगी में फर्क आ जाएगा। मैं आपसे समझाने लगा, मेरे दोस्त, अगर हार्वे के मुतालिक कोई रिपोर्ट होती तो मैं असूल के मुताबिक उसे तुम्हारे जरिए कर्नल तक पहुंचाता। इस कमबख्त हार्वे से तो अब तक मेरा सामना ही नहीं हुआ। मैं भला इसके मुतालिक क्या मालूमात हासिल कर सकता हूँ? कर्नल ने मुझसे वादा किया था कि अगर कभी मैं इनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करना चाहूँ तो एक ख़ास नंबर पर इनसे रब्ता कायम कर सकता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि तुम होटल के पास मौजूद रहते हो। मैं तुम्हारी टैक्सी में बैठकर उनके पास बआसानी पहुँच सकता हूँ। अगर तुम मुझे पहुँचाना नहीं चाहते तो मुझे किसी टेलीफोन बूथ पर पहुँचा दो, मैं इनसे रब्ता कायम कर लूँगा। इसका दिमाग फिर उलझ कर रह गया। अगर वो मुझे कर्नल तक नहीं पहुँचाएगा तो इससे जवाब तलब किया जाएगा। इसने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा ज़ाती मसला है तो कोई बात नहीं, चलो मैं कर्नल की रिहाइशगाह तक पहुंचा देता हूँ। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हुए सोचने लगा, हाँ ये बात दिल को लगती है कि इतनी जल्दी हार्वे से इसका सामना नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी हो तो इतनी बर्क रफ्तारी से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकती। मगर ये कर्नल के पास कौन सा ज़ाती मसला लेकर जा रहा है? वो भी कर्नल जोशोहू जैसे आदमी के सामने जो अपने घरेलू मसाइल से भी दिलचस्पी नहीं रखता। नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। वो जितनी तेज से ड्राइव कर रहा था उतनी ही तेजी से सोचता भी जा रहा था। फिर इसकी सोच ने बताया कि वो मेरे और कर्नल के दरमियान होने वाली बात को रिकॉर्ड करना चाहता है। वो इस तरह कि इसके पास एक पॉकेट ट्रांसिस्टर रेडियो मौजूद था जिसमें खुफिया तौर से एक टेप लगा हुआ था। जिसे ऑन किया जाए तो उसका रेडियो काम करता था, ऑफ करने के बाद रेडियो बंद हो जाता था। ऑफ करने का जो पॉइंट था, इसके बाद एक 0 पॉइंट तक दोबारा ऑफ किया जा सकता था। इसी पॉइंट पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती थी। इसकी सोच को पढ़ने के दौरान मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाने लगा। वो भी एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले दूसरे हाथ से सर खुजाते हुए सोच रहा था कि वो पॉकेट रेडियो या रिकॉर्डर किस बहाने से मुझे दे सकता है। मैंने इसकी मुश्किल आसान करने के लिए कहा, तुम्हारी टैक्सी में खामोशी देखकर मुझे अपने मुल्क के लोग याद आ रहे हैं। मेरे मुल्क के लोग मौसीकी के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए वहाँ के टैक्सी वाले अपनी टैक्सियों में रेडियो लगा कर रखते हैं। इसने खुश होकर जल्दी से पूछा, फिर तो आपको भी मौसीकी से दिलचस्पी होगी? बहुत ज़्यादा। आइंदा मैं एक ट्रांसिस्टर रेडियो अपने साथ रखा करूंगा। उसने खुश दिली से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। मेरे पास एक पॉकेट रेडियो मौजूद है। मैं एक दोस्त की हैसियत से ये तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी जेब में हाथ डालने लगा। मैंने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारे शौक की चीज़ है। अगर मैं इसे लूँगा तो तुम इससे महरूम हो जाओगे। बिल्कुल नहीं। दोस्ताना जज्बे से कोई चीज़ दी जाए तो महरूमियत का एहसास भी नहीं होता। तुम इसे कबूल करके मेरे दोस्ताना जज्बे की कदर करोगे। ये कहकर उसने एक छोटे से रेडियो को जेब से निकाला, फिर उसे ऑन करने के बाद मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी सोच बता रही थी कि वो कर्नल की रिहाइशगाह तक पहुंचने तक रेडियो ऑन रखना चाहता है। वहां पहुंचकर वो मुझे रेडियो ऑफ करने का तरीका बताते हुए इसे 0 पॉइंट पर ऑफ कर देगा ताकि इसी वक्त से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। मैं इसकी मर्जी के मुताबिक बज़ाहिर बेवकूफ़ बनता रहा और रेडियो से उभरने वाली मौसीकी से दिलचस्पी लेता रहा। कर्नल की रिहाइशगाह के सामने पहुंचकर उसने कहा, आप रेडियो को बंद करके अपनी जेब में रख लो। कर्नल खुश मिजाज हैं, ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। मैंने रेडियो ऑफ किया तो उसने कहा, ऐसे नहीं, अगर इसे 0 पॉइंट पर ऑफ करोगे तो इसकी बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाह बेटे, खूब बातें बनाना जानते हो। मैंने रेडियो को 0 पॉइंट पर ऑफ करते हुए से पूछा, ये देखो, क्या इस तरह बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी? हाँ, इसी तरह चार्ज होती रहेगी। अब तुम इसे जेब में रख लो। मैंने इसे जेब में रख तो लिया, लेकिन इस तरह मैंने इसकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली थी। वो मेन गेट पर टैक्सी से उतरकर वहां खड़े हुए मुसल्लह फौजी से कुछ कहने लगा। वो फौजी नौजवान गेट के पास बने हुए एक छोटे से कैबिन में जाकर किसी से फ़ोन पर बातें करने लगा। ये नहीं, वो कर्नल को मेरे मुतालिक बता रहा था कि मैं इससे मुलाकात करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे लिए गेट का छोटा दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं टैक्सी से उतरकर रिहाइशगाह के खाते में चला गया। कर्नल की रिहाइशगाह बड़ा सख्त पहरा लगा हुआ था। जब मैं बरामदे में पहुंचा तो एक फौजी मुझे पास वाले कमरे में ले गया। वहां मेरी तलाशी ली गई। बड़े अच्छे इंतजाम थे। वहां काबिल एतमाद लोगों की भी तलाशी ली जाती थी। मेरी जेब में रुमाल, सिगरेट का पैकेट, जापान के करेंसी नोट के अलावा वही एक ट्रांसिस्टर रेडियो था। तलाशी लेने वाले सिपाही ने कहा, मिस्टर फरहाद, कर्नल के सामने तंबाकू नोशी की इजाजत नहीं है।
हम सिगरेट का पैकेट और रेडियो अमानत के तौर पर यहाँ रखते हैं। वापसी पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप मेरे साथ आइए। मैं इसके साथ कमरे से बाहर आया। फिर इसने मुझे खूबसूरती से आरास्ता किए गए ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया। मैं आरामदेह सोफे पर बैठकर कर्नल जोशोहू की खबर लेने लगा कि इस वक्त वो क्या कर रहा है और मुझसे मिलने आ रहा है या नहीं। वो अपने बेडरूम में सुजोको से बातें कर रहा था। बेटी, अभी तुम हार्वे से मिलने के लिए ना जाओ। पता नहीं फरहाद मुझसे क्यों मिलने आया है। पहले मैं इससे बातें कर लूं, फिर तुम्हें अगला प्रोग्राम बताऊंगा। पापा, ये फरहाद कौन है? वही पाकिस्तानी नौजवान। तुम होटल में हार्वे के सामने इसी नौजवान को मशकूक जाहिर करने वाली थी। ओहो, तो फिर मैं इसे जरूर देखूंगी। सूजी, अभी नहीं। इस बात का ख्याल रखो कि ड्राइंग रूम की तरफ कोई ना आए। ये हुक्म देकर वो तेजी से चलता हुआ ड्राइंग रूम की एक खिड़की के पास आकर रुक गया। चूंकि खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं पर्दे के दूसरी तरफ उसे नहीं देख सकता था। सिर्फ अपने इल्म से मालूम कर सकता था कि जरा सा सिरक जाने वाले पर्दे के पीछे वो चुपचाप खड़ा गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। जरा देर बाद वो खिड़की के पास से आगे बढ़कर दरवाजे पर आया। फिर ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही अफसराना अंदाज में बोला, क्या मुझसे मिलना बहुत जरूरी था? मैं एहतरामन खड़ा हो गया। जी हाँ, मैं जो रिपोर्ट पेश करने आया हूँ उसे सिर्फ आप ही की ज़ात तक महदूद रहना चाहिए। उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर सोफा पर बैठते हुए कहा, मालूम होता है तुमने कोई कारनामा अंजाम दिया, बैठ जाओ। मैंने बैठते हुए कहा, मैंने इस होटल में सिर्फ 2.5 घंटे गुजारे हैं। अब इसे इतफाक कहिए या हमारी खुशनसीबी कि मैं इतनी सी देर में दुश्मनों के साजिशी मंसूबों को खंगाल कर आ गया हूँ। वो अपने मफाद की खातिर यहाँ की सीक्रेट सर्विस में तब्दीलियां लाना चाहते हैं। कर्नल एकदम से सीधा होकर बैठ गया। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। उसका दिमाग कह रहा था, ये तो मैं एक अरसे से समझ रहा हूँ कि हमारे महकमे के अंदर कहीं गड़बड़ हो रही है, मगर ये गड़बड़ कहाँ है और इसमें किसका हाथ है, इसका सुराग ना लग सका। अब ये नौजवान भी यही कह रहा है, मगर मगर ये नामुमकिन सी बात है कि 2.5 घंटे के अंदर इतनी बड़ी साजिश को समझ गया हो। चंद लम्हे बाद उसने बेयकीनी से कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो अगर वो सच है तो फिर तुम जादू मंतर जानते हो। मुझे फौरन बताओ कि तुम्हें इस साजिश का इल्म कैसे हुआ। मैंने कहना शुरू किया, किस होटल में मैंने किस तरह वक्त गुजारा है। स्विमिंग पूल के लॉन पर मेरे बाएं तरफ वाली मेज के तरफ एक जापानी लड़की मिस मोनिका जेम्स हार्वे से बातें कर रही थी। मैं इनकी तमाम गुफ्तगू सुनता रहा। कर्नल ने मुदाखलत करते हुए हाथ उठाकर कहा, ठहरो ठहरो, ऐसी बातें सिर्फ जासूसी नावलों में पढ़ने में आती हैं कि एक जासूस दूसरी मेजों पर बैठे हुए मुजरिमों की गुफ्तगू सुन लेता है, जबकि मुजरिम हमेशा मोहतात अंदाज में बहुत आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सरगोशियों में बातें करते हैं। फिर लॉन में जो मेजें होती हैं, इनके दरमियान 2-2.5 गज का फासला होता है। तुम किसी जासूसी नावल का किरदार नहीं हो कि इतनी दूर से उनकी गुफ्तगू सुन सको। फिर तुमने ये तमाम बातें कैसे सुन ली? वो दुरुस्त कह रहा था, इतने फासले से दूसरों की सरगोशियों को सुन लेना एक मजाका खैज बात थी, और मैं ये बताना नहीं चाहता था कि ये सब ख्याल खानी का कमाल है। मैंने बात बनाई, जनाब, मेरी कुव्वत सुमात बहुत तेज है। मैं जरा फासले से होने वाली गुफ्तगू सुन लेता हूँ। फिर भी 2.5 गज का फासला कम नहीं होता, जबकि सरगोशियों में बातें की जा रही हूँ। तुम कोई बायोनिक मैन तो नहीं हो? मैंने कहा, जदीद ऑपरेशन के तजुर्बात से बायोनिक मैन बनते हैं। ये भी किस्से कहानियों की बातें हैं। ऑपरेशन के जरिए एक शख्स की आंखों को दूरबीन बना दिया जाता है। इसकी कुव्वत समात इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो मीलों दूर होने वाली गुफ्तगू सुन लेता है। मैंने अपनी हिस्ट्री शीट जो आपके सामने पेश की थी, इसमें अपनी एक सलाहियत छुपाई थी, जिसे अब जाहिर कर रहा हूँ। वो मुझे तेज टटोलती हुई नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, मैं कुदरती तौर पर बायोनिक हूँ। मेरी पैदाइश के वक़्त से मेरी कुव्वत समात हैरत अंगेज है। मैं 10 गज के फासले पर होने वाली सरगोशियों का एक एक लफ्ज सुन सकता हूँ। क्या? वो शदीद हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। क्या तुम यहाँ मुझसे मजाक करने आए हो? जी नहीं, मैं अपनी सच्चाई अभी साबित कर सकता हूँ। वो थोड़ी देर तक मुझे घूरते रहने के बाद बोला, मैं अभी यहाँ आने से पहले अपनी बेटी सुजोको से बातें कर रहा था। इस कमरे के बाहर तुमसे तकरीबन 10 गज का फासला था। बताओ कि मैंने अपनी बेटी से क्या बातें की थी। वो बातें मैं सुन चुका था, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि अपने घर में होने वाली बातों को बाहर का कोई आदमी सुने। अगर मैं वो बातें कह देता तो कर्नल मुझे खतरनाक आदमी समझने लगता। मैंने फिर बात बनाई, जनाब, मैं सिर्फ वो बातें सुन सकता हूँ जो खुली फिजा में होती हैं। अगर मेरे और बातें करने वाले के दरमियान कोई दीवार हायल हो जाए तो उनकी आवाज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जब आप अपनी साहबजादी से बातें कर रहे थे तो पता नहीं इस घर की कितनी दीवारें और पर्दे हायल होते रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बातें ना सुन सका। मेरी बातों ने उसे मुतमईन कर दिया। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला,
अच्छी बात है, मैं इस कमरे के उस गोशे में जाता हूँ, तुम उधर जाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा, तुम मेरी बड़बड़ाहट को सुन सकते हो या नहीं। वो ड्राइंग रूम के एक गोशे में चला गया। मुझे जो जगह बताई गई थी मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त हमारे दरमियान तकरीबन 7 गज का फासला कायम हो गया था। इतने फासले से किसी की बड़बड़ाहट को लफज ब लफज सुन लेना बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन मेरा इल्म मुझे सुना रहा था। जब उसने बड़बड़ाने के बाद पलट कर मेरी जानब देखा तो मैं कान के पास हाथ रखे यूं खड़ा था जैसे अब तक इसकी आवाज को कैच करता रहा हूं। फिर मैंने अपने सोफे की तरफ वापस आकर कहा, आप बहुत ही धीमी बड़बड़ाहट में फरमा रहे थे। ये नामुमकिन है कि इतने फासले से फरहाद मेरी बातें लफज ब लफज सुन ले, और अगर सुन ले तो फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी दुनिया में कुछ लोग नाकाबिले यकीन सलाहियतों के मालिक हैं। मैंने इसकी बड़बड़ाहट को मनोन बयान कर दिया। इस वक्त हैरानी की शिद्दत से कर्नल की हालत जैसे वो मुझे अजूबा समझकर देख रहा हो। थोड़ी देर तक इसके मुंह से कोई बात ना निकल सकी। इसके कुछ कहने के बावजूद मैं इसके ख्यालात की किताब पढ़ रहा था और जेर लब मुस्कुरा रहा था। आखिर उसने कहा, तुम दोनों मियाँ बीवी आखिर क्या भला हो? एक के पास सूंघने की और दूसरे के पास सुनने की हैरत अंगेज सलाहियतें हैं। ये सब खुदा की देन है। कमाल है। अगर मैं तुम दोनों के मुतालिक किसी किताब में पढ़ता तो कभी यकीन न करता। वैसे अब भी तुम्हें अमली तौर से आजमाने के बावजूद यकीन करने को जी नहीं चाहता कि तुम दूर से होने वाली गुफ्तगू सुन लेते हो। भाई कमाल है, तुमने अपनी सलाहियत को हमसे क्यों छुपाया था? बस यूं ही, मैं अपनी सलाहियत की पब्लिसिटी नहीं चाहता। आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये बात अपने तक ही महदूद रखिएगा। बेशक, लेकिन मेरी भी एक दरख्वास्त है। आप दरख्वास्त ना करें, आप तो हुक्म दे सकते हैं। हाँ, अब तक मैं हुक्म ही देता आया हूँ। मेरा ओहदा ऐसा है कि यहाँ बड़े से बड़े बसलाहियत लोग मेरे मातहत रहते हैं। लेकिन तुम यहाँ लेकिन तुम मियाँ बीवी की सलाहियतें बड़ी अजीबोगरीब हैं। अब तुम दोनों को मातहत समझकर हुक्म नहीं दूंगा, बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि अब मुझे छोड़कर कहीं ना जाना। यकीन करो, मैं तुम दोनों को अपने दो बाजू समझने लगा हूँ। आप वाकई कदरदान हैं, इसलिए हमारे मुतल्लक ऐसा सोच रहे हैं। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर की जाए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक हमारी कदर होती रहेगी हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बहरहाल, काम की बात रह ही गई। आपने पूरी रिपोर्ट नहीं सुनी कि वो किस तरह आपके महकमे को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं एक अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि हमारे महकमे के अंदर कुछ गड़बड़ पैदा हो गई। अगर ऐसा ना होता तो हमारा वो राज सुपर मास्टर तक ना पहुंचता। ये भी तुम्हारा एहसान है कि तुमने वो दस्तावेजात वापस ला दी। अब तुम फिर ये रिपोर्ट पेश कर रहे हो कि जेम्स हार्वे इसी किस्म की साजिश के लिए यहाँ आया है। मुझे फौरन ही तुम्हारी तफसीली रिपोर्ट सुननी चाहिए। मगर तुमने अचानक ही ऐसी अजीबोगरीब सलाहियत का मुजाहरा किया कि असल बात अधूरी रह गई। वैसे मुझे याद है कि तुम कह रहे थे कि मोनिका नाम की एक जापानी लड़की इस सिलसिले में अहम रोल अदा कर रही है। वो हार्वे की रिपोर्ट किसी दूसरी जगह पहुंचाती है। जी हाँ, हार्वे मोनिका से कह रहा था कि आज वो 8 बजे आपकी साहबजादी से मुलाकात करेगा। उसके सामने ये ख्वाहिश जाहिर करेगा कि जापानी तर्ज की रिहाइश और यहाँ के घरेलू खाने उसे पसंद हैं। इस तरह मिस सुजुको को हिलाकर उसे यहाँ आपके इस घर में आने की दावत देगी, और इस तरह आपकी फैमिली से रहो रस्म बढ़ती रहेगी। वो यहाँ वक्तन फक्तन आता रहेगा, फिर किसी दिन मौका पाकर आपके खाने पीने की किसी चीज में जहर मिला देगा। मेरी ये बात कर्नल के लिए धमाका साबित हुई। वो एकदम से उछलकर सीधा बैठ गया। क्या क्या कहा तुमने? वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वो आपकी पोस्ट पर अपने काम का आदमी लाना चाहते हैं। मेरी पोस्ट पर तो कोई जापानी बाशिंदा ही आ सकता है। इसका मतलब है कि इस गैर मुल्की साजिश में हमारे मुल्क के भी कुछ अहम शख्सियतें शरीक हैं। हाँ, ऐसा मुमकिन है। हर मुल्क और हर कौम में कुछ गद्दार होते हैं। पता नहीं हमारे मुल्क का वो गद्दार कौन है। मैंने कहा, आज नहीं तो कल मैं इस गद्दार को बेनकाब कर दूंगा। आप बताएं कि आप अपने खाने पीने के सिलसिले में कब से मोहतात रहने लगे हैं? मेरे जैसे होते पर रहने वाले असूली तौर पर मोहतात रहते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही मोहतात रहता हूँ। खाने की मेज पर खाने पीने की हर चीज को पहले मेरी बीवी चखती है, इसके बाद मैं इस खाने को हाथ लगाता हूँ। अगर मुझे हार्विक की इस साजिश का इल्म ना होता तो यकीनन वो हमारे यहाँ मेहमान बनकर आता। हम जापानी कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज होते हैं, मगर ये मेहमान नवाजी बहुत महंगी पड़ती। अगर हार्विक किसी खाने की चीज में जहर मिलाता तो मेरी हिफाजत करने वाली बीवी की मौत वाक़ हो जाती। फरहाद, तुम जो एहसानात हम पर कर रहे हो मैं इन्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा। जनाब हार्वे को तो इस साजिश से रोक दिया जाएगा, मगर इसके बाद भी दुश्मन दूसरी चालें चल सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि खाने की हर चीज़ आपकी बीवी चखती हो। कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसे वो चखना पसंद ना करती हो। हाँ, सिर्फ सिगार एक ऐसी चीज़ है जिसे बराह रास्त मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, मगर हार्वे जैसे दुश्मन सिगार के तंबाकू में किस तरह जहर मिला सकते हैं? सिगार में जहर बासानी इंजेक्ट किया जा सकता है। कैसे? वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं उसे बताने लगा कि मोनिका ने हार्वे को एक स्या रंग का कलम दिया है जो अब हमेशा इसकी जेब में रहेगा।
यहाँ आने वालों की तलाशी ली जाती है, लेकिन कल्म ऐसी चीज़ है कि तलाशी लेने वाले एतराज़ नहीं कर सकते। बज़ाहिर वो एक कल्म है, लेकिन इसके अंदर जहर रकीक मादे की सूरत में है। इसकी निब के ज़रिए सिगार में जहर बआसानी इंजेक्ट किया जा सकता है। मेरी बातें सुनकर वह तायद में सर हिला रहा था कि ऐसा मुमकिन है। इसके साथ इसका दिमाग कह रहा था, मेरे महकमे में ऐसे ही नौजवान की ज़रूरत है। अगरचे ये पाकिस्तानी है और हम किसी गैर मुल्की पर भरोसा नहीं करते, मगर ये तो बहुत ही काबिल एतमाद है, और एतमाद ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात गैरों पर हो जाता है, अपनों पर नहीं होता। फरहाद ने थोड़ी सी मुद्दत में जो एतमाद बहाल रखा है और जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ऐसा तो हमारे किसी भी सीक्रेट एजेंट का रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसके दिलो दिमाग पर छा गया था। वो हर लम्हा मुझसे मुतासिर होता जा रहा था। आखिर उसने कहा, फरहाद यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं अपनी जगह से उठकर इसके सोफे पर आकर बैठ गया। वो अपनी जगह से खिसक कर मेरे करीब आ गया। मेरा हाथ पकड़ कर बोला, तुम मेरे बेटे हो, क्या मेरा बेटा बनना पसंद करोगे? ये मेरे लिए खुशी और फख्र की बात है कि आप मुझे अपना बेटा बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मातहत बनकर नहीं, बल्कि मेरे बेटे बनकर मेरी हिफाजत करो। तुम देख रहे हो इतने हिफाजती इकदाम के बावजूद हार्वे किस तरह वो जहरीला कल्म लेकर यहाँ पहुँचने वाला था। यह दुरुस्त है कि घर के बाहर मुसल्लह फौज मेरी हिफाजत कर सकती है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ तुम्हारे जैसे बेटे पर ही भरोसा किया जा सकता है। आप वादा करो कि आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। नहीं बेटे, तुमने सुनने वाली हैरतअंगेज सलाहियत को मुझसे छुपा रखा था। अगर तुमने अपनी हिस्ट्री शीट में मजीद किसी गलत बयानी से काम लिया है तो मुझे अभी बता दो। मैं चंद लम्हे खामोश रहा और इसकी सोच को पढ़ता रहा। किसे अब मुझ पर किस बात का शुबा है? वो मेरे टेलीपैथी के इल्म को तो समझ ही नहीं सकता था। यही एक बात मैंने इसे छुपाई थी। तब इसके ख्यालात से पता चला कि वो मेरे मुताल्लिक किसी और ही अंदाज से सोच रहा है, यानी उसे मेरे और सोनिया के ताल्लुकात पर शुबा था। इस वक्त मुझे याद आया कि मैंने सोनिया को अपनी बीवी कहकर गलत बयानी से काम लिया है। मैं अपने इस बयान पर कायम रह सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो मुझे इतने खुलूस और मोहब्बत से बेटा बना रहा है तो मैंने फौरन कह दिया, जी हाँ, मैंने एक और गलत बयान दिया है। सोनिया मेरी दोस्त है, बीवी नहीं है। उसने मेरे शाने को थपथपा कर कहा, शाबाश, तुमने मेरे जहन का एक बोझ हल्का कर दिया। अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। बात यह है कि मैंने तुम्हारी ख्वाबगाह में एक रिकॉर्डर रखवाया है। इसके जरिए मुझे पता चल गया था कि सोनिया तुम्हारी बीवी नहीं है। वो एक रात तुमसे शिकायत कर रही थी कि तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते। ये बात तो मैं जानता था कि मेरी और सोनिया की निगरानी करने के लिए और हमारे मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए हमारी रहायशगाह में बहुत से खुफिया इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये बात मैं भूल गया था कि सोनिया अपनी आदत के मुताबिक मुझसे फिर शादी के लिए जिद करेगी। बहुत सी आम बातों के दौरान एक आध बात दिमाग से निकल जाती है, और फिर ये कि मैं कर्नल जोशोहू के या किसी भी शख्स के दिमाग के हर कोशे को कंगाल नहीं सकता। ख्याल आने के दौरान दिमाग का कोई ना कोई गोशा छूट जाता है। यही वजह थी कि कर्नल मेरे और सोनिया के चोर रिश्ते को समझ गया, और मैं कर्नल की सोच के इस हिस्से को टटोल ना सकता, वरना मैं पहले से ज्यादा मोहतात हो जाता। कर्नल ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि पहले हमारे दरमियान एतमाद इतना मुस्तहकम नहीं था, इसलिए मैंने आपसे बातें छुपाई, और आपने भी हमारी लाइल्मी में एक रिकॉर्डर हमारी ख्वाबगाह में रख दिया। क्या मैं उम्मीद करूँ कि वो रिकॉर्डर अब वहाँ से हटा दिया जाएगा? बेशक, तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारे सामने वहाँ से हटा दिया जाएगा। हम अपनी इस दुनिया में किसी भी मुखलस इंसान के खलूस पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर सकते। लोग बड़े हलूस और अकीदत से बेटा बनाकर गले लगा लेते हैं और एतमाद हासिल करने वाली हर मुमकिन बातें करते हैं, जैसा कि कर्नल ने किया और मुझे खुफिया रिकॉर्डर की बात भी बता दी। इसके बाद भी मुखलिस इंसानों के अंदर खोट रह जाता है। कर्नल ने ये नहीं बताया कि मेरा मुलाजिम शिगरू भी इसके महकमे का एक जासूस है और अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाकर बाकायदा ट्रांसमीटर के जरिए रब्ता कायम करता है। ऐ मेरे टेलीपैथी के इल्म, तेरा शुक्रिया कि तू सच्चे और मुखलिस इंसानों के छुपे हुए झूठ से मुझे बचा देता है। कर्नल ने फिर बड़ी मोहब्बत से बेटा कहकर मुझे मुखातिब किया। बेटे, अब मैं तुम्हारी मालूमात से फ़ायदा उठाऊंगा। हार्वे को इस घर में आने का मौका दूंगा। फिर मेरी तलाशी लेने वाले गार्ड इसकी जेब में रखे हुए कलम को खोल कर देखेंगे और यहाँ जहर लाने के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, हमारे पास मोनिका का मौजूदा पता मौजूद है। मैं हार्वे के बाद मोनिका के पीछे लग जाऊंगा। वैसे एक बात और है कि आपका जो टैक्सी ड्राइवर मेरी रिपोर्ट हासिल करने के लिए मामूर किया गया है, मुझे इस पर भी शुबा है। अच्छा, वो कैसे? उसने तशवीश अमेज लहजे में पूछा। मैं उसे बताने लगा कि किस तरह वो मुझे यहाँ लाना नहीं चाहता था। पहले ये मालूम करना चाहता था कि मैं यहाँ किस किस्म की रिपोर्ट पेश करने आ रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि मैं ज़ाती मसले पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, लेकिन इसने मेरे झूठ पर शायद यकीन नहीं किया। पहले इसने नाराज़गी जाहिर की, फिर अचानक दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करने लगा। फिर उसने एक दोस्त की हैसियत से एक पॉकेट रेडियो मुझे दिया। साथ ही उसने ये समझा दिया कि कर्नल को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, लिहाजा मुझे इस रेडियो को जेब में छुपा कर रखना चाहिए। कर्नल जोशोहू ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, कहाँ है वो रेडियो? मुझे दिखाओ। वो तो बाहर तलाशी लेने वाले गार्ड के पास है।
कर्नल मेरे पास से उठकर पिछली दीवार की तरफ गया, फिर इसने दरवाजे के पास लगे हुए एक सुरख बटन को दबाया। उसके जवाब में फौरन एक मुसल्ला गार्ड ड्राइंग रूम में हाजिर हो गया। कर्नल ने इसे कहा, फरहाद की जेब से जो पॉकेट रेडियो बरामद हुआ है उसे फौरन ही चेक करो। वो हुक्म की तमील के लिए चला गया। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस रेडियो के खुफिया रिकॉर्डिंग सिस्टम को समझ गया हूँ। ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं थी। 20 मिनट के बाद ही दो मुसल्ला गार्ड ड्राइंग रूम में आ गए। एक के हाथ में खुला हुआ रेडियो था। उसने कर्नल को बताया कि इस रेडियो के जरिए किस तरह रिकॉर्डिंग होती है। इस रिकॉर्डर को कर्नल के सामने ऑपरेट किया गया। रिकॉर्डर ऑन होते ही इसमें पहले मेरी आवाज़ सुनाई दी। ये देखो, क्या बैटरी इसी तरह खुद ब खुद चार्ज होती रहेगी? मेरी बात के जवाब में मेरे दोस्त टैक्सी ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, इसी तरह चार्ज होती रहेगी। अब तुम इसे जेब में रख लो। इसके बाद रिकॉर्डर से टैक्सी रुकने और दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ें कदमों की चाप सुनाई देती रही। फिर मेरी तलाशी लेने वाले फौजी की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर फरहाद, कर्नल के सामने तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं है। हम आपकी सिगरेट का पैकेट और ये रेडियो अमानत के तौर पर यहाँ रखते हैं। वापसी पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप मेरे साथ आइए। उसके बाद खामोशी छा गई। रिकॉर्डर ऑफ कर दिया गया। कर्नल ने घुरा कर हुक्म दिया कि वो सीक्रेट एजेंट जो टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। वो बाहर टैक्सी में मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा था ताकि मुझे वापस होटल तक पहुंचा दे। मैंने कर्नल से पूछा, क्या अब मुझे होटल वापस जाना होगा? कर्नल ने जवाब दिया, हाँ, मेरा ख्याल है कि अब तुम हार्वे का पीछा छोड़ दो और मोनिका की निगरानी करो। देखो वो कहाँ जाती है और किन लोगों से मिलती है। होटल में जो तुम्हारा सामान है वो तुम्हारी रिहाइशगाह में पहुंचा दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। आइंदा जब भी मुझसे मुलाकात करना चाहो तो यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हो। मैं वहां से उठकर बाहर आया तो मुझे मेरी रिहाइशगाह तक पहुंचाने के लिए दूसरी गाड़ी का इंतजाम हो चुका था। बाहर खड़ी हुई टैक्सी अपने ड्राइवर से महरूम थी। वो फौजी इस ड्राइवर को गिरफ्तार करके कहीं ले गए थे। जो गाड़ी मुझे मेरी रिहाइशगाह तक ले जा रही थी, मैं इसकी पिछली सीट पर बैठकर सोचने लगा। मेरी मसरूफियात बढ़ गई थी। जो मेरे दोस्त थे और दुश्मन बनने वाले थे, इन सब का सोच के जरिए मुहासबा करना था। दोस्तों और दुश्मनों की फहरिस्त में कर्नल जोशोहू, मिस सुजुको, टैक्सी ड्राइवर, मोनिका और हार्वे के नाम थे। मैंने सबसे पहले कर्नल का मुहासबा किया। मैं मालूम करना चाहता था कि मुझे बेटा बनाकर मोहब्बत से रुखसत करने के बाद मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मुतालिक क्या राय कायम करता है। मेरे रुखसत होने के बाद थोड़ी देर तक वो इसी ड्राइंग रूम में बैठा न जाने क्या सोचता रहा, क्योंकि इस वक्त इससे मेरा दिमागी राब्ता नहीं था। जब मैंने इसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो अपनी जगह से उठते हुए अपने किसी मातहत से कह रहा था, मोनिका नाम की एक लड़की गंज स्ट्रीट के पीछे योकोहामा स्ट्रीट के मुकाम 412 में रहती है। उसके मतलब जितनी जल्दी हो सके ज्यादा मालूमात हासिल करो और वो मालूमात फरहाद तक पहुंचा दो। कर्नल मेरे लिए ज्यादा सहूलतें फराहम कर रहा था। वो अपने मातहत को हुक्म देने के बाद ड्राइंग रूम से निकलकर अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। इस वक्त भी वो मेरे मुतालिक सोच रहा था, इस नौजवान को किस तरह अपनी गिरफ्त में रखा जाए। इसकी हिस्ट्री शीट बताती है कि वो कहीं एक जगह नहीं ठहरता, वक्त की तरह तेजी से गुजरता चला जाता है। ये जो सुपर मास्टर के आहनी कले को तोड़ कर आया है, किसी दिन हमें भी चिरका देकर यहाँ से भाग जाएगा। मुझे कोई ऐसी तदबीर करनी चाहिए कि ये हमेशा मेरे मुल्क के मफाद के लिए काम करता रहे। मैं ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए इसकी सोच को पढ़ रहा था। अब वो अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर सोच रहा था, इसलिए मैंने उसे बेटा बनाया है ताकि वो मुझसे अपनायत महसूस करे। अब इसके लिए ऐसी दिलचस्पियां पैदा कर दी जाएं कि वो यहीं का होकर रह जाए। मगर वो किन चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी ले सकता है? ऐसा सोचते वक्त अचानक ही सुजुको इसकी ख्वाबगाह में पहुंच गई। कर्नल एक इजी चेयर पर बैठा हुआ था। वो अपने बाप के करीब कुर्सी के हत्थे पर बैठते हुए बोली, पापा, वो फरहाद आपसे रुखसत होकर जा रहा था। मैंने उसे कॉरिडोर से गुजरते हुए देखा। मुझे तो इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई, मगर आपने उसे अहमियत दी है। इसकी मौजूदगी में मुझे ड्राइंग रूम तक आने की इजाज़त नहीं दी। तुम सोचती हो कि फरहाद की मौजूदगी में मैंने तुम्हारी अहमियत कम कर दी, इसलिए इंतकामन तुम्हें इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि बाप की नज़रों में बेटी की अहमियत कम हो सकती है। मेरी गुड़िया बेटी, तुम तो मेरी जान हो, मगर फरहाद मेरे महकमे की जान बनता जा रहा है, इसलिए उसे अहमियत देनी पड़ती है। बहरहाल तुम अपनी आज की ड्यूटी अच्छी तरह समझ लो। वो बेटी को बताने लगा कि आज क्लब में जेम्स हार्वे से गुफ्तगू के दौरान जापानियों के तर्ज रिहाइश और घरेलू पकवान की तारीफें करेगा। ऐसे वक्त सुजुको उसे अपने घर खाने की दावत देगी। सुजुको ने पूछा, पापा, आप कैसे कह सकते हैं कि हार्वे आज मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू करेगा? बेटी, तुम इस किस्म के सवालात न किया करो, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। नहीं पापा, सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं पूछूंगी। भाई, ये समझ लो कि ये फरहाद की पेशेन गोई है। हार्वे तुमसे ऐसा कहेगा। अच्छा, वो ताज्जुब से बोली, क्या फरहाद नजूमी है? हाँ। कर्नल ने जिद्दी बेटी से पीछा छुड़ाने के लिए हाँ कह दी। इसी वक्त मैंने सुजुको के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो सोच रही थी, हाँ, बड़ा आया नजूमी कहेगा। हार्वे को मैं घेर रही हूँ।
मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मगर वो नजूमी बनकर मुझ पर सबकत ले जाना चाहता है। देख लूंगी उसे भी। वो मेरी दुश्मन नहीं थी क्योंकि मैं उसके मुल्क के लिए काम कर रहा था। अलबत्ता वो मुझसे नफरत कर रही थी क्योंकि मैं उसके बाप के दिल में जगह बना रहा था। मैं मुस्कुराते हुए उसके दिमाग से निकल आया और तेज रफ्तारी से भागती हुई गाड़ी की खिड़की से गुजरते हुए मुनाजिर को देखने लगा। मेरे सामने दो फौजी बैठे हुए थे। इनमें से एक जवान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैंने एहतियातन दोनों के दिमागों को टटोल कर देख लिया। वो टैक्सी ड्राइवर की तरह गद्दार नहीं थे। फिर मैं इस टैक्सी ड्राइवर के ख्यालात पढ़ने लगा। वाहनी सलाहों के पीछे एक नीम तारीख कोठरी में बैठा हुआ था। उस पर घबराहट तारी थी। उसने गिरफ्तार करने वालों से पूछा था कि उसे किस जुर्म में कैद किया जा रहा है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला था। वैसे वो अपने तौर पर समझ गया था कि इस पॉकेट रिकॉर्डर का भेद खुल गया है। अब उसे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाई जाएंगी और उसे जबरन उगलवाया जाएगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है। मैंने फौरन ही इसकी सोच में पूछा, क्या मैं अजियतें बर्दाश्त कर सकूंगा? नहीं, उसकी सोच ने कहा। यहाँ ऐसी सजाएं दी जाती हैं कि रूह जिस्म की कैसे फरार हो जाना चाहती है। मैंने इसकी सोच के तसलसल से कहा, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैंने बता दूंगा कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। किसके लिए? मैंने इसके दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया। वो जरा हिचकिचाया, फिर सोचने लगा, मैं मेजर यामागोची का नाम कैसे जुबान पर लाऊंगा? मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे महकमे का ज़हीन, सख्त मिजाज और काबिल एहतराम मुहिब वतन मेजर यामागोची एक गद्दार है और कर्नल जोशोहू के आला ओहदे पर काबज होने के लिए बहुत बड़ी ताकत के इशारों पर नाच रहा है। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली। इत्मीनान से बैठे बैठे मैं असल मुजरिम का नाम मालूम कर चुका था। मेजर यामागोची नाम का एक ऐसा ऑफिसर वहां की सीक्रेट सर्विस को अंदर से खोखला कर रहा था जिस पर कोई शुबा नहीं कर सकता था। कर्नल जोशोहू जैसा ऑफिसर भी किसी सबूत के बगैर यामागोची के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। अब इसके खिलाफ सबूत हासिल करने का मसला आन पड़ा था। मैं मंतकी दलाइल के बगैर कर्नल से ये नहीं कह सकता था कि असल मुजरिम मेरे सामने बेनकाब हो गया है। लिहाजा यही मुनासिब था कि फिलहाल वक्त का इंतजार करूं। जब इस ड्राइवर को अजियतें पहुंचाई जाएंगी और वो यामागोची का नाम उगल देगा, तब इस सिलसिले में कर्नल मुझे जरूर तलब करेगा। गाड़ी मेरे रहायशगाह के हाथे में पहुंच गई, जहां खूबसूरत से बागीचे में सोनिया रंग बिरंगे फूलों के दरमियान खड़ी हुई थी। मुझे गाड़ी से उतरते देखकर वो मेरी जानब बढ़ती हुई बोली, बड़ी जल्दी वापस आ गए, खैरियत तो है? बिल्कुल खैरियत है, आओ हम कमरे में चलें। मैं इसकी कमर में हाथ डालकर मकान के अंदर जाने लगा। सोनिया ने मीठी नाराजगी से कहा, बाहर से आकर पहले तुम्हें अपने बेटे के बारे में तो कुछ मोहब्बत से पूछना चाहिए। डार्लिंग, मैं बाहर इतने मसाइल में उलझता रहता हूँ कि घर में आकर बाप बनने की रिहर्सल नहीं कर सकता। ये कहकर तुम मेरा दिल तोड़ देते हो। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। जब तुम मेरे शोहर नहीं बनना चाहते तो मेरे बच्चे के बाप कैसे बनोगे? हम अपनी ख्वाबगाह के सामने पहुंच गए। जापानी मुलाजिम शिगरू हमारी ख्वाबगाह से बाहर आ रहा था। उसने मुझे देखते ही अपने हाथों में पकड़े हुए एक रिकॉर्डर को दिखाते हुए कहा, फहद सान, ये रिकॉर्डर आपकी ख्वाबगाह में छुपा कर रखा गया था। कर्नल के हुक्म से मैं इसे निकाल कर ले जा रहा हूँ। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। जब वो चला गया तो सोने ने ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए हैरानी से पूछा, ये क्या चक्कर है? क्या अब हमारे मुतल्लिक खुफिया तौर से मालूमात हासिल नहीं की जाएंगी? मैंने सोच के जरिए सोनिया को जवाब दिया, ये भी एक ड्रामा है। हम पर जाहिर किया जा रहा है कि अब ये लोग हम पर मुकम्मल एतमाद करने लगे, मगर उन्होंने ये जाहिर नहीं किया है कि शिंगरू एक जासूस की हैसियत से हमारी टो में लगा रहता है। फिर मैंने बुलंद आवाज से कहा, हाँ सोनिया, कर्नल ने मुझे बेटा बनाया है। हम भी हमेशा की तरह इनके एतमाद को बहाल रखेंगे। वैसे कर्नल को यह पता चल गया है कि हम कानूनी तौर से मियाँ बीवी नहीं है। एक रात तुम मुझसे शादी के लिए जिद कर रही थी और तुम्हारी वो आवाज़ रिकॉर्ड होकर वहां पहुंच गई थी। खुदा के लिए आइंदा बीवी बनने की जिद ना करना। सोनिया बुरा मान गई। हर औरत बुरा मान जाती है जो महबूबा की हैसियत से इस्तेमाल होती रहे और बीवी बनने की मंजिल तक ना पहुंचे। हर औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, इसलिए अपने महबूब को अपना शोहर बनाकर अपनी जागीर बना लेना चाहती है। हालांकि सोनिया खुद अपनी हिफाजत कर सकती थी, लेकिन ये भी एक नफ्सियाती इल्म का हासिल है कि औरत किसी मर्द को अपना मुहाफिज बनाकर मुतमईन होती है, इसलिए इसके बगैर इसकी तसल्ली नहीं होती। इसलिए वो बुरा मान रही थी कि मैं इसका शोहर नहीं बनना चाहता था। और मैं अपने मुतल्लिक क्या कहूँ? मेरी अब तक की दास्तान सुनने वाले कारीन मेरी फितरत को समझ गए होंगे कि मैं हर तरह की बंदिश से आज़ाद रहना चाहता हूँ। औरत की बंदिश तो बड़ी खतरनाक होती है। मैं एक और बात बता दूं कि औरत की शबाबी अदाओं में बड़ी महबूबियत होती है, मगर बड़ी सियासत भी होती है। मिसाल के तौर पर यही देख लीजिए कि जब सोनिया ने यह महसूस किया कि मैं बाकायदा शादी करके उसे बीवी बनाने पर आमादा नहीं हूँ, तो उसने बच्चे को गोद ले लिया। बड़े ही गैर महसूस तरीके से मुझे एहसास दिलाने लगी कि औरत क्या होती है, ममता क्या होती है, और मुझ जैसे शख्स को बाप बनकर सोचना चाहिए कि एक बच्चे की मोहब्बत क्या होती है।
एक बीवी हो, एक खूबसूरत बेटा हो तो किस तरह एक खूबसूरत घर की जन्नत मुकम्मल हो जाती है। बेशक हर इंसान अपने घर की जन्नत को मुकम्मल करना चाहता है। अक्सर इंसानों की मंजिल एक जन्नत की तकमील होती है। करीन कराम, आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसी जन्नत में जहन्नमी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ और इबरत हासिल करता हूँ, इसलिए मैं खुद को शादी की जंजीर में जकड़ना नहीं चाहता। अगरचे सोनिया ऐसी पुरशबाब और पुरकशिश औरत है जो पुरस्कून तन्हाई के लम्हात में और ज़िंदगी के क़यामत खेज़ हंगामों में बराबर साथ देती है। तन्हाई के रंगीन लम्हात में मेरे सामने कमज़ोर बन जाती है और ज़िंदगी के क़यामत खेज़ हंगामों में शेज़ोर बनकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके बावजूद मैं उसे बीवी नहीं सिर्फ दोस्त बनाकर रखना चाहता हूँ। जिस दिन मैं उसे बीवी बनाऊंगा, इस दिन से कैदी बन जाऊंगा, फिर आम इंसानों की तरह काम से ज़िंदगी गुजारूंगा और मेरी इस दास्तान का सिलसिला पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगा कि आप इसे पसंद करेंगे। नहीं, ना मैं उसे पसंद करता हूँ ना आप करेंगे, लिहाजा मेरी इस हंगामा खेज दास्तान को जारी रहना चाहिए। यही वजह है कि इन हालात में सोनिया के बुरा मानने पर कोई खास वजह नहीं देता। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मुझसे बुरी तरह मुतासिर और हमेशा मुझसे चिपक कर रहेगी। फर्ज कीजिए कि वो खुदगर्ज हो और सिर्फ अपने जज्बात को अहमियत देती हो तो वो किसी भी दिन मेरा साथ छोड़कर चली जाएगी, और खुदगर्ज औरत साथ छोड़कर चली जाए तो इतना दुख नहीं होता। मैं ख्वाबगाह में आकर बिस्तर पर लेट गया। सोच के दौरान मुझे याद ना रहा कि मैं सोनिया की तरफ से गैर हाजिर हो गया हूँ। वो बहुत देर तक मेरे बोलने का इंतजार करती रही। जब मैं मुसलसल सोच में गुम रहा तो वो मुझ पर झुकती हुई बोली,